ओके जी। अब कल जो हम देख रहे थे वो ओपन कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और साथ ही जो मेरा फोल्डर है रूट फोल्डर वर्किंग रूट डायरेक्टरी, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ये है जी हमारा फोल्डर और ये मैंने ओपन करना है जी CMD एंटर कोड स्पेस डॉट एंटर। परफेक्ट हो गया जी, ये मैंने ओपन कर लिया जी। इसको हम व्यू भी कर लेते हैं कि हमने इसको कहाँ तक बनाया था। सेकंड सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और अब हम उसी को आगे मज़ीद अपडेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा डिज़ाइन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने कल बनाया था उसको हम व्यू कर लेते हैं यूजिंग द एक्सटेंशन। इसको मैं क्लिक करता हूँ जी, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक किया और ये ओपन हो गया जी। परफेक्ट है, ये हमने बना दिया था जी। फर्स्ट सेक्शन हमारा हमने रेडी विद सबसे पहले हमने हेडर कंपोनेंट रेडी कर लिया था। उसमें हमने नेविगेशन, हमने होवर का इफेक्ट, ट्रांजिशन, CSS की ट्रांजिशन भी हम साथ साथ सीखते जा रहे हैं। एंड देन फिर हमने फॉर्म का टैग का इस्तेमाल किया, इनपुट फील्ड इस्तेमाल की, हमने सर्च की एंड देन लोगो यूज़ किया हमने। उसके बाद हमने जो इंट्रो हमारा बैनर था, इंट्रो बैनर, वो हमने रेडी किया एज़ पर द डिज़ाइन। इमेज को एक्सपोर्ट किया यूजिंग द फोटोशॉप। सिमिलरली फिर हमने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए, गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ किए फॉर द मेन टाइटल, फॉर द सब टाइटल, पैराग्राफ, बटन। कल हमने बटन के भी जो एक हमने रेडी किया, उसका जो स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइल्स हमने डिफाइन किए विद इन द CSS, विद द कम्बिनेशन ऑफ CSS, HTML टैग्स। और जो डिज़ाइन से हमें गाइडलाइन मिलती जा रही है अकॉर्डिंगली हमने उसको बनाया। इसके बाद हमने क्विकली कल, क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड हो गया था, तो मैंने क्या किया, पूरा एक कंप्लीट स्लाइस लिया और मैंने सारा इंटीग्रेट कर दिया। मैं आज ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं इस वाले हम ऐसे कर सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम पूरे पूरे डिज़ाइन पैटर्न्स ही स्लाइस करके ले जाते हैं डिज़ाइन में से। फिग्मा यूज़ कर रहे हैं, XD यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, या स्केच अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मैक सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उसमें हम स्केच यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम इस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कल एक सिनेरियो रखा कि इन केस अगर ये वाला टेक्स्ट इंक्रीज़ होता है, लेट्स सपोज ये वाले जो पैराग्राफ है, कल को अगर आप लोग इसमें हमें डिज़ाइन क्लाइंट की तरफ से ओरिजिनल कंटेंट ऐड करने के लिए मिलता है और वो कंटेंट ज़्यादा है, इससे इंक्रीज़ कर जाता है, तो यकीनी तौर पे इसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है इस सेक्शन का। तो अभी के लिए क्या है कि वो लिमिटेड है क्योंकि हमने ख़ास किस्म का पैटर्न स्लाइस किया है और वो उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता एक्सपेंड। तो इस चीज़ को मज़ीद बेहतर अंदाज में बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम स्प्लिट कर लेंगे। जैसा कि कल डिज़ाइन में हमने चेक करके देखा भी था कि डिज़ाइनर ने दोनों पार्ट्स अलग अलग रखे हुए, ये वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला अलग है, सेंट्रल पार्ट अलग है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम सॉलिड कलर भी दे सकते हैं, जैसे हमने बॉडी के अंदर सॉलिड कलर दिया हुआ है या इंट्रो सेक्शन के अंदर हमने सॉलिड कलर दिया हुआ है। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न हम इसको सॉलिड कलर के ज़रिए भी हैंडल कर सकते हैं सेंट्रल पार्ट को। बाकी टॉप में जो इस तरह से हमारा डिज़ाइन पैटर्न बन रहा है उसको हम स्लाइस कर लेते हैं, और जो इस तरह से नीचे वाला जो बॉटम एरिया है उसको हम अलग से स्लाइस कर लेते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जैसे ये नीचे उसमें आ रहे हैं डिज़ाइंस के ऊपर इस तरह से आइकन्स बने हुए हैं, वो हम अलग से भी ले जा सकते हैं 1 बाय 1, या कंप्लीट एक इसका ट्रांसपेरेंट स्लाइस निकाल सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो जितनी बातें हमने डिस्कस कर ली इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको डील करेंगे। यकीनन आप लोगों के भी डिज़ाइंस में इस तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स होंगे जिसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप लोगों को ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी तो उसमें से ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए हैंडल करना उसको। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या करना है जी, इसको लेयर्स को सिलेक्ट करना है। मैंने कुछ लेयर्स ऐसी हैं डिज़ाइनर ने रखी हुई हैं, दिस इज़ लेयर, ये उसने अलग से रखी हुई है। और ये ऑब्वियसली सी बात है कि हमारी ईजी करने के लिए, काम को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइनिंग एंड पे इन चीज़ों को इसी तरह से बनाया जाता है ताकि हम अलग से स्लाइस कर सकें। जैसे ही देखिए मैं लेयर ऑफ कर रहा हूँ तो ये बॉटम पार्ट अलग है, उसका टॉप पार्ट अलग है।
तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे अलाउ किया हुआ डिज़ाइनर ने एज अ स्टैंड अलोन अलग से सेपरेट एसेट मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो वो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, ईजी हो जाएगा। इसी चीज़ को चेक करने के लिए जी यहाँ पे हम चलते हैं जी, वेक्टर ऑब्जेक्ट मास्क है जी, ये लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली आई नीड फॉर दिस। और इसको लेट सपोज अगर मैं लेके जाता हूँ राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट एज, पहले मैंने सेव फॉर वेब लेगेसी का कॉन्सेप्ट दिया, साथ ही आज हम एक जो क्विक वे है विद इन द फोटोशॉप किसी भी इमेज को एक्सपोर्ट करने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट क्लिक किया उसको और जाके अकॉर्डिंगली मैं उसको सेव कर सकता हूँ, पीएनजी, जेपैग, जिफ या एसवीजी, इस तरह के इमेजेस। जैसे ये डिज़ाइन पैटर्न वाले इमेजेस हैं, हम प्रेफर करते हैं वेब पेज बनाते हुए, वेबसाइट डेवलप करते हुए, इनको हम एसवीजी में एक्सपोर्ट करें। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारे वेब पेज की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, दैट्स वाई। तो इसी चीज़ को हम प्रेफर भी करेंगे। राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फोटोशॉप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं ये पीएनजी भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा एसवीजी। जैसे मैंने आप लोगों को ब्रांडिंग के बारे में बताया कि हम ब्रांडिंग के लिए हमारी कोशिश होती है कि एसवीजी फॉर्मेट हम यूज़ करें, सिमिलरली आइकन्स के लिए, ताकि उनका जो एक आउटपुट है क्वालिटी वाइज वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी आए डिफरेंट डिवाइसेस पे, मोबाइल फ़ोन पे, आईपैड पे, डेस्कटॉप पे। तो वो अकॉर्डिंगली अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं एसवीजी के अंदर। क्रिस्टल क्लियर, स्मूथ एजेस, हाई डेफिनेशन, हाई एंड जो हमारे इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, ब्रांडिंग है, जिसमें ख़ास तौर पे लोगो है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगो प्रेजेंट कर रहा होता है आपके बिज़नेस को, और उस चीज़ को आप जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो दैट्स वाई इस तरह के भी इमेजेस, जैसे ये राइट नाउ मेरे पास एक इमेज का केस है, इसको भी मैं प्रेफर करूँगा एसवीजी के अंदर। पीएनजी में रख सकते हैं, पीएनजी में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एसवीजी में प्रेफर कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने एसवीजी में उसको क्लिक किया तो उसने वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे उसका ऑप्टिमाइज्ड प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि जब आप इसको लगाएंगे इन द वेब पेज, जब ये पब्लिश होगा ब्राउज़र के अंदर, तो उसका प्रीव्यू कैसा होगा। सेंट्रल पार्ट जो है उसका वो प्रीव्यू एरिया है, लेफ्ट साइड पे आपको उसकी स्पेक्स नज़र आ रही हैं कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें इसकी विड्थ 1440 पिक्सल मल्टीप्लाइड बाई 214, इसकी हाइट है विड्थ 1440 एंड हाइट जो है वो 214, एंड देन इसका जो वेटेज है 12.9 KB। एसवीजी इमेजेस का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो रेंडरिंग की स्पीड प्लस उसका जो वेटेज है वो लाइट वेट होता है। अगर आप डायरेक्टली कोड इंसर्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ओके जी, मैं इसको क्या करता हूँ जी, राइट नाउ इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम। एक्सपोर्ट करने के लिए वो हमसे पूछ रहा है जी इसे कहाँ पे मैंने करना है, रखना है, तो मैं चलता हूँ जी रूट, वर्किंग रूट डायरेक्टरी के अंदर, एंड देन इमेजेस या इमेज, दोनों ठीक है, ठीक है। मैं जाता हूँ जी इमेज के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे जाकर इसका नाम भी रख सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ जी, ये है जी हमारा ब्लैक कॉफ़ी, और ये आ गया जी हमारा इमेज, और ये आ गया जी हमारा पैटर्न, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया जी पैटर्न, PATTRN, पैटर्न, ब्लैक कॉफ़ी टॉप पैटर्न, ठीक है ना। ऐसे अलग से मैं कर देता हूँ, दिस इज द टॉप, एंड दूसरा जो हम करेंगे वो बॉटम हो जाएगा, ब्लैक कॉफ़ी टॉप, ब्लैक कॉफ़ी सेक्शन, ब्लैक कॉफ़ी टॉप पैटर्न, इमेज, ठीक है। इमेज स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं इमेज सेक्शन ब्लैक कॉफ़ी, प्रेजेंट हो गया, पता चल गया कि स्पेसिफिकली ये जो मैं इमेज सेव कर रहा हूँ इसी को टारगेट कर रहा है। मैं इसका कोड भी यूज़ कर सकता हूँ, इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों तरीके से हम इसको यूज़ करके हम देख लेते हैं। एंड द सेंट्रल जो पार्ट है वो हमारा सॉलिड कलर आ जाएगा, और एंड पे ये वाला जो है पैटर्न, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन दिस इज, सो आई नीड दिस। और मैंने क्या किया जी, इससे पहले मैंने स्लाइसेस लगाए थे, अब मैं स्लाइसेस नहीं लगा रहा, मैं जो एक ऑल्टरनेट वे है मेरे पास क्विकली एक्सपोर्ट करने के लिए विद इन द SVG फॉर्मेट या विद इन द PNG, JPEG, तो वो वाला तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोनों वेज ठीक हैं, करेक्ट हैं। जो भी आप लोगों का इसमें से आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं। आगे बच्चे आगे
तो ये अब ऑप्शन है कि कौन सा वाला इमेज आपने यूज़ करना है, इट डिपेंड्स। इसको हम कर लेते हैं जी एक्सपोर्ट, और जब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको मैंने लिख देना है जी, चेंज कर लेना है। अच्छा जी, इसको मैंने सेव कर लिया विद इन द एसवीजी फॉर्मेट। अच्छा, अब हम बिल्ड कर लेते हैं सेंट्रल पार्ट को भी मैं स्लाइस निकाल लेता हूँ उसका, जो मुझे ये वाला चाहिए, पैटर्न चाहिए। सिस्टम बैकग्राउंड, ये आ गया, ये आइकन आ रहे हैं। अच्छा, एक एक आइकन अलग अलग रखा है उसमें। ओके, आए जी, आ जाएँ वालेकुम अस्सलाम, आ जाएँ, थैंक यू। अच्छा, ये सारे आइकन हैं जी, ठीक है। इसी को इसने क्या किया हुआ, ग्रुप किया हुआ, तो मैं भी इसी को ही एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एज पीएनजी। आपको एक्सपोर्ट एज पीएनजी भी कर सकता है। मैंने क्या किया जी, इसको ये मैंने सेव करना है विद इन द रूट डायरेक्टरी। आ गए हम इमेज का फोल्डर, और यहाँ पे जाके बीजी और ये आइकन्स, ठीक है, बीजी आइकन्स, एंड दिस इज सेक्शन। उसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मैं उसी के ही नाम से उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक बीजी आइकन्स, आइकन्स सेक्शन ब्लैक कॉफ़ी डॉट पीएनजी। ये पीएनजी आ गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। कल मुझे स्लाइसेस करने के लिए स्लाइस टूल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, आज ऐसा नहीं है। आज मैं डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसका ये बेनिफिट है कि दोनों तरीक़ों से आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों वेज ही ठीक है, रिकमेंडेड है। राइट क्लिक करके और इसके अंदर जाके आपने क्विक एक्सपोर्ट एस वी एक्स मे भी, शायद अगर आपने पुराना वर्जन फोटोशॉप का किया उसमें ये ना हो, तो बेहतर ये कि आप 2020 या इससे अबव वाले जो आप वर्जन यूज़ करेंगे उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप इसको जाके क्विकली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने अब इम्प्लीमेंट करना है विद इन द जो मैंने बनाया था सेक्शन। ओके, ठीक हो गया जी। इसमें मैंने ऐड ऑन करना है, ये है जी। ओके, अब मैंने आप लोगों को सूडो एलिमेंट के बारे में बता दिया है, पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीयूज़ कर सकता हूँ, या एक और भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोगों को आज। ये है जी हमारे एक डिव हम यूज़ करेंगे, ठीक, और इस डिव को मैं रख देता हूँ नाम, लेट सपोज ये आ गया जी हमारा इसी नेमिंग कन्वेंशन से मुताबिक। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसी में से। इमेजेस के नाम रखे हैं मैंने, एंड दिस इज़ द इमेज आई एम गोइंग टू यूज़ टॉप, ठीक है, कॉपी। ये मैंने कर दिया जी, HTML कमेंट कर दिया, ठीक है गया। ओके, सही है। सो दिस इज द डिव व्हिच इज होल्डिंग द कोड फॉर द टॉप। ओके, और मैं कोड इसका यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। प्रोबेबली हम चेक कर लेते हैं जाके उसने क्या कोड जनरेट किया। ओके, नहीं, यहाँ से नहीं कर सकते, ये मुझे जाके चेक करना पड़ेगा विद इन द ब्राउज़र। चेंज करते हैं जी प्रॉपर्टी, आप लोग भी ऐसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही मोस्टली हम काम कर रहे होते हैं। अब जब मैं क्लिक करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो उसमें ओपन हो जाएगा विद इन द क्रोम ब्राउज़र। इसको मैं न्यू विंडो में करता हूँ। मुझे इसका कोड चाहिए, मैं इमेज के तौर पे नहीं लगाना चाह रहा, पहले मैं कोड के ज़रिए लगा के दिखा देता हूँ, फिर इमेज के ज़रिए भी दिखा देता हूँ। तो मुझे क्योंकि इसका SVG कोड चाहिए, और मैंने लोगो भी जैसे ही आप लोगों को याद होगा जब मैंने इसको किया था, डाउनलोड एक्सपोर्ट किया था, तो हम उसका कोड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाया यूजिंग इंस्पेक्ट एलिमेंट ये करके, या यहाँ से इसका व्यू सोर्स करके, पेज व्यू सोर्स। अच्छा जी, ठीक है। ये इसने वेक्टर ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ डिज़ाइनर ने, इसका ओरिजिनल सोर्स नहीं दिया हुआ, सोर्स नहीं है, ओरिजिनल इमेज ही है। डिज़ाइंस में काम करते हुए जब हमारे पास डिज़ाइंस होते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि डिज़ाइनर ने एग्जैक्टली उस इमेज का आपको वेक्टर बेस एसेट प्रोवाइड किया हो जो उसने इलस्ट्रेटर में बनाया। राइट नाउ फोटोशॉप में मैं डिज़ाइन देख रहा हूँ, जब उसने इस वाले पैटर्न को इलस्ट्रेटर में बनाया होगा तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ SVG कोड जनरेट होगा। तो अगर उसका ओरिजिनल सोर्स है आपके पास, जब वो फाइल आपको हैंड ओवर करेगा उसमें ओरिजिनल सोर्स ऐड ऑन हो जाएगा।
देन जब आप उस एसेट पे, उस इमेज पे, उस पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा नेक्स्ट विंडो में विद इन द फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा इलिस्ट्रेटर के अंदर, और वहाँ से आप उसका कोड भी कॉपी कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये किया है, चेक किया है मैंने, लेकिन चूंकि डिज़ाइनर ने इमेज ही यूज़ किया हुआ है तो मैं अगर डायरेक्टली इमेज का टैग में भी यूज़ करना चाहूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को डायरेक्टली इस इमेज का कोड लगा के दिखा दूँ। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इमेज के ज़रिए ही अपना SVG का लगाएं इमेज। आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली कोड यूज़ कर सकते हैं SVG को। और जब मैंने इसको ये कॉपी किया, वहाँ से क्या किया मैंने, इसे कॉपी किया, कॉपी किया कोड, और सिंपल मैंने यहाँ पे आके जो मैंने डिव क्रिएट किया है इमेज सेक्शन ब्लैक कॉफ़ी टॉप पैटर्न के नाम से, उस डिव के अंदर मैंने इसको यहाँ पे क्यों डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लोगों को डिव लगाया, अगर डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ओके। जितना मिनिमल सिंप्लीफाइड कोड होगा उतना ज़्यादा क्विकली आपका पेज रेंडर होगा विद इन द ब्राउज़र। बहुत कम पढ़ना पड़ेगा ब्राउज़र के अंदर, जो रेंडरिंग इंजन होता है उसको कम से कम रीड आउट करना पड़ेगा, कम रीड आउट करके क्विकली पेज डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र को। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करेंगे किसी एक कंपोनेंट को बनाने के लिए तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बढ़ जाएगा, लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी उसकी पेज की। वे जो हमारा पेज स्पीड इनसाइड है ये हमें उस चीज़ में से रिकमेंडेशंस मिल रही होती हैं। अच्छा जी, मैंने इसको पेस्ट ऑन करना है, ये भी ठीक है। मैंने क्या किया कि डायरेक्टली विद इन द डिव, या मैं डायरेक्टली भी पेस्ट ऑन कर सकता हूँ, ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल। अभी राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, विद इन द डिव में रखता हूँ इसको, ताकि हमारे डिव का जो कॉन्सेप्ट है कंटेन करने का एलिमेंट्स को, वो भी साथ में उसकी भी एक्सरसाइज बेहतर हो जाए, उस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट को रॉक सॉलिड तौर पे समझें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने करना है जी पेस्ट। अब मैंने क्या किया जी, मैंने इसी डिव के अंदर उस कोड को पेस्ट कर दिया। अब वो डायरेक्टली इमेज को मैंने विद यूजिंग द SVG जो कोड है मेरा, उसके ज़रिए मैंने पेस्ट ऑन किया, क्योंकि इसके अंदर वो सारे का सारा जो बेस 24 कोड जो सिस्टम होता है उसके ज़रिए वो बन रहा है, तो वो तमाम का तमाम जितना भी कोड है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, सेकंड जो काम है मेरा, इसको मैं क्या करता हूँ, एक इस डिव को मैं क्लास लगा लेता हूँ, और इस डिव को जो मैं क्लास लगाऊंगा उसको मैंने लगानी है जी क्लास, यहाँ से करना है इसी को कॉपी, इसकी क्लास का नाम मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। कल वाला जो इमेज लगाया था मैंने, उसके साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ आइकन्स वाला इमेज, ठीक है। पैटर्न को मैं रख देता हूँ, किधर गया जी आइकन्स, ये आ रहा है जी आइकन्स। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ये मैंने पेस्ट ऑन कर दिया। कल जो मैंने कंप्लीट एक इमेज लगाया था BG पैटर्न, उसके साथ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया BG आइकन सेक्शन ब्लैक कॉफी डॉट PNG, दिस इज द PNG फॉर्मेट। और जब मैं इसको ब्राउज़र में देखूँगा अब पेज को, तो वो चेंज हो गया स्ट्रक्चर उसका, पैटर्न भी आ गया है। पैटर्न अभी हम कलर सॉलिड कलर लगाएंगे तो वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आइकन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। टॉप एरिया हमारा ये वाला बन गया, इसी तरह से बॉटम एरिया हमारा जब हम दूसरा इमेज लगाएंगे तो आएगा। सेटल अभी खाली मैंने क्लास लगाई है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं दी, अभी 1 बाय 1 हम वो प्रॉपर्टीज़ जब देंगे तो हमारा जो इसकी पोजिशनिंग है और जिस तरह से ओवरलैपिंग हमने करवानी है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो सकती है ओवरलैपिंग, और वो हम पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव से उस चीज़ को ही सेटल कर लेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने मूव ऑन कर दिया जी यहाँ पे। ये आ गया जी मेरा सेंट्रल, जो ऊपर वाला टॉप वाला डिव है, अब सेंट्रल डिव में हमारा कंटेंट होगा। ये दिस इज़ द कंटेंट एरिया, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज़ द कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया जो कि एक्सपेंडेबल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। अगर इन केस, जैसे मैंने एग्जांपल बताई आपको, अगर क्लाइंट इस वाले पैराग्राफ को इंक्रीज़ करता है, कोई हमें एक ओरिजिनल जब कंटेंट राइटर से डिटेल हमें कंटेंट मिलता है और हम ये ऐड करते हैं, तो हम ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, एक्सपेंड करेगा उसको, इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को ख़राब नहीं करेगा, वो स्ट्रेच नहीं करेगा, बल्कि उसका आउटपुट रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। और इस वाले डिव में हमें 2 डिव्स चाहिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे ऊपर बनाएंगे। सिंपल है, आसान है, हमें समझ आ गई ये चीज़ें कि हमने क्या करना है जी। पहले एक मेन डिव है, उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, कॉल कंटेंट और कॉल इमेज, कस्टम HTML के साथ हम काम कर रहे हैं।
तो इसको मैंने जाना है जी सिंपलीफाइड करने के लिए एक अदर डिव मैंने लगा दिया जिसमें है जी हमारा क्या आ रहा है जी, कॉल कंटेंट आ रहा है इसमें कंटेंट में क्या क्या आ रहा है जी हमारा, किस टैग में लगाएंगे बच्चे इसको किस टैग में लगाएंगे, जो ये ब्लैक कॉफ़ी आ रहा है इसको किस HTML टैग में लिखूंगा मैं इस डिव के अंदर, H3 में जी जुल्करनैन किस टैग में लिखूंगा, HTML के टाइटल टैग में, किस टाइटल टैग में लिखूंगा, H1 से H3 तक का जो हमारे पास एक ये जो आ रहा है, ये ब्लैक कॉफ़ी आ रहा है ना, ये फर्स्ट सेक्शन कल हमने बनाया था H1 H3 पैराग्राफ एंड बटन। तो जो सेकंड है पैराग्राफ आज हम सेक्शन बना रहे हैं उसमें ये वाला टाइटल मैंने ऐड करना है H1 में। शराज साहब आप ऑनलाइन हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, आप इस पर ऐड ऑन करना चाहेंगे? इस वाले टाइटल को लगाने के लिए मैं कौन सा HTML का टैग यूज़ करूँगा? शराज साहब आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा H2। अच्छा ये मैंने लिखना है जी, और मैं H2 क्यों यूज़ करूँगा? H2 करूँगा यूज़, लेकिन क्यों करूँगा? H2 ही क्यों यूज़ करूँगा, H3 क्यों नहीं यूज़ करूँगा? जैसे आपने H3 वो क्यों, रीज़न समझ में आ रहा? व्हाट इज़ द रीज़न? अच्छा मैंने आप लोगों से ना एक चीज़ बताई हुई है, उसको हम रिपीट कर लेते हैं, वो है जी हमारा पेज स्पीड इनसाइट। इस चीज़ को ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में गो थ्रू करना है, ख़ासतौर पे जो भी आप पेजेस बना रहे हैं उसका URL इस पर आपने डाल के ना ऐड करके, जैसे जुल्करनैन ने डिप्लॉयमेंट कर दी है तो उसका ये बेनिफिट हुआ है। अगर मैं जाता हूँ एंड ओके चलें कोई बात नहीं, ओके थैंक यू शराज साहब, आपका मैसेज मिल गया। अच्छा जी मैं जाता हूँ, जुल्करनैन ने जो पेज बनाया है या शराज साहब ने जो पेज बनाया वो देख लेते हैं दोनों पेजेस। लेट सपोज मैं करता हूँ इसे कॉपी और मैं इसको जाके कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी, ये पेज इनका रेडी है। अब मैं इस पेज को टेस्ट कर सकता हूँ जो मेरे इस पेज में ऐसी चीज़ें जितने अभी एलिमेंट अभी तक बनाए हैं, जैसे शराज साहब ने 2 एलिमेंट्स बनाए हैं, जैसे जैसे आप लोग पेज को मैच्योर करते जाएंगे एज़ पर योर डिज़ाइंस, पहले आपने एक कंपोनेंट बना लिया, फिर इंट्रो सेक्शन बना लिया, फिर 1 बाय 1 जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे तो आप उससे रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं गूगल पेज स्पीड इनसाइट से। तो इस को पेज को जब आप इसका एनालाइज करोगे, इसको चेक करोगे, इसका रिपोर्ट, इसको आपके नीचे जाके डिटेल पढ़ोगे 1 बाय 1, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मेंशन करेगा कि आपने किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो ये है कि हमने अपनी कोडिंग को सिमेट्रिक कोडिंग के रूल्स के मुताबिक करना होता है। सिमेट्रिक कोडिंग का क्या मतलब है, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि सिमेट्रिक कोडिंग में हमने क्या किया जी, एक हमारा जो इंट्रो सेक्शन है एंड देन डिव एंड देन कॉल कंटेंट एंड H1 H3 पैराग्राफ बटन, ठीक है जी, एंड देन कॉल इमेज के अंदर इमेज आ गया। अब जब मेरा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हम जो हमारा SEO डिपार्टमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हमें हाईली रिकमेंड कर रहा होता है कि हमने एक जो वेब पेज है, होम पेज है, हमारा लैंडिंग पेज है, हमारा फनल का पेज है, हमारा कंपनी का पेज है, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट का पेज है, वहाँ पे जो टाइटल है ना, जो मेन टाइटल आ रहा है जो भी पेज से रिलेटेड है, जो कि एक कीवर्ड भी हो सकता है, और वो हमने H1 के टैग को एक मरतबा यूज़ करते हुए पेज में लगाना होता है, बनाना होता है उसको कोडिंग करते हुए एक मरतबा। बाकी जितने भी टैग्स हैं जैसे H2 से लेके H3, तो वो क्या है, वो सब के सब 1 बाय 1 हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने एक सेक्शन यहाँ पे ये बना लिया ब्लैक कॉफ़ीज़ का, इसी तरह से मेरे पास एक और सेक्शन आ रहा है हॉट कॉफ़ीज़, वाइट कॉफ़ीज़। अब मेरे पास एक फ़ीचर अनलॉक हो गया है कि एक सेक्शन है उसके अंदर H2 का सीक्वेंस फॉलो करूँगा, पैराग्राफ एंड बटन, ठीक है, एंड देन अगर वो बीच में सब टाइटल लगा देता है, जैसे डिज़ाइनर ने और टॉप सेक्शन में सब टाइटल लगाया हुआ है, ठीक, इसको सब टाइटल लगाया हुआ है, तो ये सीक्वेंस वाइज उसको H3 बनाऊंगा मैं, एंड देन फिर H4 अगर एक और सब टाइटल होता नहीं है अभी डिज़ाइन, आप लोग के पास हो सकता है इस तरह के डिज़ाइन हों, या जब किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़े तो अपने सीक्वेंस को मेंटेन रखना होता है। दिस सीक्वेंस कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक कोडिंग विद इन द टर्म ऑफ जो हमारा वेब पेज स्पीड है। यहाँ से भी ये रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं
क्या कि आप अपनी कोडिंग के हिरार्की को HTML अस्सलाम टैग्स वालेकुम, को, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ गई, जी आ गई आवाज़, थैंक यू। तो ये आपके वन बाय वन तमाम के तमाम जो टैग्स हैं, HTML के जो टैग्स हैं, उसको आप लोगों ने इस तरीके से पेज को बिल्ड करना है, बनाना है कि उससे आपका जो SEO वाला जो काम है उसका भी बेनिफिट हो। उससे क्या होगा कि और भी बहुत सारी मैकेनिज़म्स यूज़ हो रहे होते हैं पेज की रैंकिंग बेहतर करने के लिए, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट हमारे कोडिंग एंड पे ये होता है कि हमने टैग्स का जो इस्तेमाल है वो इस हिरार्की को मेंटेन रखते हुए करना होता है कि HTML का टैग एक मरतबा और फिर सेक्शन का टैग, और सेक्शन के टैग के अंदर फिर हमारे मल्टीपल टैग्स आ रहे होते हैं। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया। और इसके बाद मैंने करना है जी सिंपल बटन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इस साइड पे मेरे पास बटन आ रहा है, दूसरे एंड पे इमेज है और कंटेंट के अंदर पैराग्राफ रखा है डिजाइनर ने। बटन मैंने कल एक बना लिया था, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं जो दूसरा वाला कलर है वो मैंने लगाना होगा, ब्रांडिंग कलर, तो वो मैं चेंज कर दूंगा। क्लास उसके लिए बेस क्लास मेरी यही रहेगी बटन की, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसे चेंज कर दूंगा विद द सेकेंडरी इंस्टेड ऑफ प्राइमरी। अब क्लास आ जाएगी सेकेंडरी की, ठीक है जी। ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। टॉप में ये डिफरेंट था और ये आज डिफरेंट हो गया कलर। इसके बाद मैंने ये वाला इमेज यूज़ करना है, ये इमेज आ रहा है, ठीक है। इस इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, इमेज, ओके, दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। अब मैंने सिंपल जाके इसको मास्किंग की हुई है, डिज़ाइनर ने इसको मास्किंग की हुई है। पहले ये उसने पैटर्न बनाया और उसके अंदर इमेज को मास्क किया हुआ। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मास्किंग। अगर आप लोगों को डिज़ाइनिंग का शौक है तो आप लोग भी मास्किंग के ज़रिए अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसे सिंपल, जैसे कल हम स्लाइसेस कर रहे थे, आज मैं स्लाइसेस नहीं कर रहा। विद इन द फोटोशॉप आई कैन यूज़ दिस ऑप्शन ऑफ क्विक एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट पीएनजी, दोनों में से, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट लेके जाना है तो मैंने इसको क्या किया, एक्सपोर्ट इज पीएनजी कर दिया। और ये है जी ब्लैक कॉफ़ी, इमेज का नाम मैं रखता हूँ ब्लैक, और ये है जी कंटेंट इमेज है ये। तो मैं इसी हवाले से इमेज ब्लैक कॉफ़ी, इमेज कंटेंट ब्लैक कॉफ़ी, CONTENT, ये रिप्रेजेंट हो गया फॉर द कंटेंट एरिया। इमेज भी आ गया जी, और मैंने सेव कर लिया है, डिस्प्ले हो गया जी, वो हमारे पास आ गया। यस देयर इज, ठीक है जी, दिस इज द इमेज, या इमेज। स्लाइस टूल मैंने यूज़ नहीं किया, इजी हो गया काम मेरे लिए। इसके बाद जी मैंने ये वाला नेक्स्ट डिव मैंने रेडी करना है, और इस डिव को मैंने करना है जी कॉल कंटेंट, और ये आ गया जी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट करके उस नेमिंग कन्वेंशन को इसी तरीके से मैंने लिख दिया। और अब मैंने ये वाला इमेज लगाना है जी बच्चे। कैसे लगाना है मैंने इमेज मैंने ये वाला लगाना है, इस पे राइट क्लिक करके राइट क्लिक, इमेज जो हमने लगाना है उस पे राइट क्लिक करके, तो फिर उसका नेम चेंज करके उसके साथ कंटेंट लगा के तो फिर पेस्ट करके क्या करना है इसके बाद, क्या करना है मैंने, राइट क्लिक एंड देन वेयर इज द कंटेंट। जी जुल्कुरैन, टैग लगाएंगे, ज़बरदस्त। कौन सा टैग लगाएंगे, इमेज का टैग लगाएंगे, IMG इमेज। जी शिराज साहब हेल्प करेंगे अब, माइक ठीक है आपका, वैसे आवाज़ आ रही है मुझे, अगर आप बोलना चाहें, बताना चाहें तो कर सकते हैं आप हेल्प। अगला स्टेप क्या करूँगा शिराज साहब, आप हैं कॉल पे? जी जी शिराज साहब, व्हाट्सएप पे मैसेज भी देख लूँ, आवाज़ तो आ रही थी वैसे, अगर आप माइक ओपन करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा जी, मैं यूज़ करूँगा पाथ इमेजेस, और ये आ गया जी मेरे पास कौन सा इमेज आ रहा है जी, विच इज़ दैट इमेज, विच इज़ दैट इमेज, अच्छा वो है जी इमेजेस के फोल्डर में नहीं है, वो है इमेज के फोल्डर में, ठीक है। और ये आ गया जी मेरे पास इमेज, दिस वन या दिस वन। ऑल्ट के टैग में क्या करेंगे बच्चे, सर आर्किटेक्ट, जी जी शिराज साहब जी, आप इनपुट बिल्कुल। सर आर्ट के टैग में हम उसका
यानी एसईओ करने के लिए कोई स्पेशल वर्ड दे देंगे? ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यही वाला नेम रख देता हूँ, परफेक्ट। जुल्कुरनैन, इसके अलावा हम कोई एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इमेज के ऊपर? एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जैसे हमने इस सोर्स का और ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़, क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। थैंक यू। क्लास के ऊपर कौन सा वाला क्लास, ऐसी कौन सी हम यूज़ करेंगे बच्चे जो हम इसमें बनाना चाहें उसको? जैसे हमने टॉप सेक्शन के लिए बनाई भी थी क्लास, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बनाई थी मेरा ख्याल, लेट मी चेक। क्लास बनाई हुई है, यस, याद आ गया, बिल्कुल। हाँ जी, वो बताइए क्या क्लास बनाएंगे, क्या नाम होगा उसका? इमेज की क्लास तो होगी, नाम क्या होगा उसका? कोई भी जहन में कोई चीज़ ऐसी आ रही कंटेंट वाइज? क्योंकि हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं आपके क्विकली। आपने उन चीज़ों को राइट डाउन करके आगे चलना होता है और फिर लेआउट हमारा रेडी होता जाता है। मैं उसी नेमिंग कन्वेंशन से ही नाम रख देता हूँ इसका, जो भी नाम है इमेज का नेम, ऑल्ट का, और ये तमाम चीज़ें सीक्वेंट कर लेता हूँ, सेम कर लेता हूँ, या अल्टरनेट ऑप्शन पे हम ये वाली क्लास भी लगा सकते हैं, विथ 100%। और ये कॉन्सेप्ट मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, इसका रेफरेंस भी दे देते हैं जी आपको। ये है जी हमारा गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सॉरी गेट बूटस्ट्रैप, एंड यहाँ पे जाके मैंने लिखना है जी विड्थ, ठीक है। मैंने विड्थ लिखा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इमेज, हाइट, साइजिंग, दिस इज ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों ने आगे चल के बूटस्ट्रैप ही पढ़ना है, तो अभी से ही वो क्लासेस आप लोग को मैं वही क्लासेस ही उसी पैटर्न पे हम क्लासेस बनाना भी सीख रहे हैं, कस्टम क्लासेस भी हम वैसे ही लिख रहे हैं। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। विट, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है विट को, हाइफन 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, यानी कि जो भी मैं कॉलम बनाने लगा हूँ, जितनी भी मैं उसकी पेरेंट की विड्थ रखूँगा, इमेज अपने आप को 100% एक्सपेंड कर देगा। जो भी मेरा पेरेंट कंटेनर होगा उसके हिसाब से 100% पे एक्सपेंड कर देगा मेरे इस इमेज को। इस क्लास के नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये है, जैसे ही आप रीड आउट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। एज अ डेवलपर आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाना चाहिए, हो जाएगा जब आप इन चीज़ों को डेली एक्सरसाइज करेंगे, वीकली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे। तो क्लास के नेमिंग कन्वेंशंस बेसिकली उसके बिहेवियर को, जो उसके CSS के अंदर स्टाइलिंग्स होती हैं, जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं, उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको कर दिया जी विड्थ 100%, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है। अगर मैं कस्टम क्लास लगाना चाह रहा हूँ वो भी ठीक है। इमेज कंटेंट जैसे हमने टॉप सेक्शन में बनाई हुई थी, बैनर सेक्शन में क्लास हमने इमेज इंट्रो बैनर, उसी के सेक्शन के हमने रेफर लेके उसका नेम लेके और नेमिंग कन्वेंशन से ही बिल्ड कर दिया था। इस केस में मैंने एक और स्टेप फॉरवर्ड चीज़ बताई है आपको, क्योंकि अब आप लोगों ने उस लेवल पे जाना ही है, तो हमने उस चीज़ को हैंडल आउट करने के लिए हम W-100 लिख सकते हैं। इसके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ CSS लिखेंगे, वो अब मैंने नहीं लिखी, मैं सिर्फ लेआउट रेडी कर रहा हूँ अभी तक। एंड देन द लास्ट थिंग जो मैंने ऐड करना है यहाँ पे, वो मैंने ये वाला कंटेंट ऐड करना है। जी बच्चे, कंटेंट कैसे ऐड करूँगा मैं? ये मैंने रेडी कर लिया इमेज, इसके बाद यहाँ पे मैंने वो ऐड करना। क्या लिखूँगा मैं कोड के अंदर? फॉन्ट साइज लिखूँगा। जी जुल्करनैन बच्चे, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? ये मैंने ऐड करना है, ये ऐड करना है। ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ रहा है ना, ये वाला वाइट कलर में, ये मैंने ऐड करना है। डिव में कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे? हेडिंग का टैग आएगा। जी शराज साहब। जी सर, मार्जिन पैडिंग। मार्जिन पैडिंग आएगा यहाँ पे। टैग कौन सा आएगा HTML का जिसके अंदर मैं ये कंटेंट लिखूंगा? यहाँ पे पैराग्राफ का टैग आएगा, ठीक है। ठीक सर, पैराग्राफ। अच्छा जी, और ये कल हमने बनाया था, ठीक है। उसी को तरतीब को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसको मैंने किया कॉपी, एंड देन इसी पैराग्राफ के टैग जो मैंने क्रिएट कर लिया है, मैंने यहाँ पे जाके प्लेस होल्डर टेक्स्ट को पेस्ट ऑन कर दिया। विद इन VS कोड हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट को डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं अगर हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, लोरिप्सम। और ये मुझे ऑप्शन दे दिया इसने प्लेस होल्डर टेक्स्ट को ऐड ऑन करने का।
पैराग्राफ का टैग एंड देन उसके अंदर कंटेंट को मैंने पुट ऑन कर दिया। अब इस एक्सरसाइज को मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ। कल हमने इसके केस में किया था फॉर द इंट्रो बैनर, और आज मैंने सेकंड सेक्शन जो मैं ब्लैक कॉफ़ी का सेक्शन बना रहा हूँ इंट्रो सेक्शन के बाद, उसके अंदर भी मैं उसी तरतीब को फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द सेमेटिक कोडिंग। दिस इज़ द आप कह लो कि हमारे पेज का जो एक उसका जो जब हम उसको पब्लिश करेंगे और जब वो ओरिजिनली वेबसाइट पे लाइव यूआरएल पे डिप्लॉय होगा तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होंगी फॉर द रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट एज वेल। ये जो चीज़ें मैं कोडिंग लेवल पे कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कीवर्ड्स का अच्छा होना, कंटेंट का अच्छे तरीके से लिखा जाना, इमेजेस का ओवरऑल चीज़ें सब मिल के एक टीम वर्क होता है, एक बंदे का काम नहीं होता। कंटेंट राइटर भी अपने एंड से फिट पुट कर रहा होता है, डिज़ाइनर भी, सोशल मीडिया का बंदा भी, डेवलपर भी, एसईओ वाला बंदा भी, ये सब का एक टीम कोलैबोरेशन होती है। उसके बाद एक वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो टॉप पे आ रही होती है ऑर्गेनिकली। ये बात हो रही है ऑर्गेनिकली। आजकल एक कॉन्सेप्ट और भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था और अब वो चीज़ें ज़्यादा इन हो गई हैं मार्केट में। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो गूगल एड्स चलाते हैं, उसमें पेड कैंपेन्स होती हैं, पैसे देते हैं उसके वो, और वो अमाउंट क्या होगी, जिस भी आप कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, रिलेटेड प्रोडक्ट जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो अमाउंट पे करेगा मंथली बेसिस पे। जिस क्लाइंट के साथ करंटली मैं काम कर रहा हूँ वो लोग वीकली बेसिस पे और 15 दिन के बाद और मंथली बेसिस पे डिफरेंट पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। गूगल ऐड के अंदर जाके ये ऑप्शन होता है। ये मैं क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ आपको ताकि जब आप लोग डेवलपमेंट एंड पे काम कर रहे हों तो आपके जहन में ये चीज़ें भी हों कि एक ऑर्गेनिकली तरीका होता है वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर करने का, और एक स्पॉन्सर्ड पेड कैंपेन्स रन करके भी कर सकते हैं। इवन ये कि आपको एज अ डेवलपर वो ट्रैकिंग कोड भी ऐड करना पड़ सकता है जो आपको गूगल ऐड वाला बंदा प्रोवाइड करके बनाता है। पहले उसको गूगल ऐड, जैसे गूगल ऐड का मैं इंटरफेस भी बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। इसकी ये बिल्ट इन प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास। जैसे मेरा जीमेल अकाउंट बना हुआ है, उसमें जाके मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल ऐड, दिस इज गूगल ऐड, दिस इज द एनालिटिक्स, किधर गया एनालिटिक्स, दिस इज द गूगल ऐड, सॉरी ये आ गया गूगल एड्स, एंड दिस इज द एनालिटिक्स। और इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर भी होता है। इन चीज़ों का आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि आप लोगों को इस बंदे से जो गूगल एड डील कर रहा है या गूगल एनालिटिक्स डील कर रहा है या गूगल टैग मैनेजर डील कर रहा है, ज़्यादातर एसईओ वाला बंदा हैंडल कर रहा होता है इन चीज़ों को, या सोशल मीडिया का बंदा हैंडल कर रहा होता है। तो वो फिर आपको एक ट्रैकिंग कोड प्रोवाइड करेगा जो आपने पेज के अंदर इंटीग्रेट करना होगा। जी जुल्करनैन बच्चे आप क्या कह रहे हो? हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं आप। जैसे हमारी जो वेबसाइट है ना फोटोपिया, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को, ये एक ऑनलाइन फोटोशॉप का ही एक लाइटर वर्जन है। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, देखिए इन्होंने ये फिक्स किया हुआ है, ये एरिया इन्होंने एड्स रन करने के लिए फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे इनके अब इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उन्होंने बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है इनके डेवलपर्स ने। जस्ट बिहेविंग आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाता है, जस्ट बिहेव लाइक फोटोशॉप का एक लाइटर वर्जन आपका बिहेव कर रहा है। तो उसके उन्होंने इस तमाम एरिया को बनाने के लिए जो ये वाला जो एरिया है ना, जो डिव है या जो भी कंटेंट एरिया है, जो भी इसको आप बोलेंगे, वो उन्होंने फिक्स किया हुआ है एड्स रन करने के लिए। अब जब भी जिस भी कंपनी का वो ऐड रन होगा, जैसे अब इस कंपनी का ऐड रन होगा, और ये एज पर द जो भी आप सर्च कर रहे होते गूगल के ऊपर, ये उसी से रिलेटेड आ रही होती चीज़ें, ये भी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो और वैसे आजकल बिटकॉइन वगैरह बहुत इन भी है मार्केट में, दोनों चीज़ें डिपेंड करी होती हैं, जो सर्चिंग ज़्यादा करे और ये क्या किस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की भी है, वो उसके भी ऐड रन हो रहे होते हैं, ये भी सीन हो रहा होता है। ये मैंने आपके साथ लिंक लाजमी शेयर कर देना है फोटोपिया का, मैंने पहले भी कर दिया था, फिर भी आज हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जस्ट लाइक और लाइटर, फोटोशॉप का कंपैटिटर नहीं है लेकिन लाइटर वर्जन है। अगर आपका सिस्टम इस पोजीशन में नहीं है कि आप उसको हैवीली उस पर फोटोशॉप रन कर सकें, क्योंकि फोटोशॉप के लिए ज़रा सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर नहीं है पॉसिबिलिटी तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिस के लिए वगैरह। अच्छा हमने ये ऐड ऑन कर दिया जी, हम बैक टू द वर्क।
इसके बाद जो लास्ट है ऑप्शन, ये मेरा सेंट्रल पार्ट आ गया, कंटेंट एरिया, एंड देन द टॉप इमेज एंड द बॉटम इमेज। इसको मैंने HTML कमेंट्स भी कर देता हूँ ताकि मुझे इसको आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाए। ओके, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश, ये आगे जी कंटेंट एरिया, द कंटेंट एरिया। सर एक दफ़ा इसके बाद रिपीट करिएगा, इमेज कैसे बनाना है। अच्छा जी, ये कंटेंट एरिया का डिव स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, एंड देन इसको मैंने एंड कर दिया। मैंने HTML कमेंट्स कर लिए हैं अपनी आसानी के लिए। विद फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये यहाँ पे ये एंड हो रहा है। इसके बाद मुझे एक और डिव ऐड करनी है, यहाँ मुझे डिव ऐड करनी है, उसके अंदर वही जैसे मैंने टॉप पैटर्न लगाया था, मुझे बॉटम वाला पैटर्न ऐड करना है। वो मैं ऐड कर लेता हूँ फॉर। अच्छा, सबसे पहले मैंने HTML कमेंट ऐड करना है, ठीक है जी, स्टार्ट एंड एंड सिंपल। मैंने इसमें टॉप की जगह बॉटम का वर्ड रिप्लेस कर देना है। ये मैंने रिप्लेस कर दिया जी, ठीक है। इसको फॉरवर्ड स्लैश मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं हम VS कोड के अंदर वाया Ctrl+D, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट हो गया। दोनों जगह पे मैंने बॉटम का वर्ड यूज़ करना है तो मैंने यूज़ किया। अब मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करना है बॉटम पैटर्न। ऊपर मैंने SVG इमेज के ज़रिए किया है, तो यहाँ पे मैं SVG के ज़रिए भी कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं करता SVG के ज़रिए तो मैं इमेज टैग के ज़रिए कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इमेज के ज़रिए आप ही बता दें कैसे करेंगे, बताएं। अभी हमने ऊपर इमेज के ज़रिए हमने किया ये वाला इमेज, तो अब मैंने SVG इमेज लगाना है यहाँ। हाँ, मैंने जब अभी आई थिंक मेरे ख्याल में आप उस वक्त आए नहीं थे, मैंने ये जिक्र किया था कि हमारा जो वेब पेज बना रहे होते हैं ना, एक SVG इमेज का मैंने ऑलरेडी जो चीज़ बताई है आपको, वो ब्रांडिंग के हवाले से बताई है। लोगो आ रहा है, इस तरह से हमारी एसेट्स आ रहे हैं, उसके लिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं SVG को, प्लस आइकन्स के लिए हम SVG को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो इस केस में चूँकि ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, इसको PNG में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हार्ड लाइन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मगर बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और चीज़ भी रेफरेंस में दे देता हूँ आप लोगों को इसके हवाले से। आजकल बहुत इन है, वो हैं जी SVG एनिमेशंस। SVG एनिमेशंस भी हैं। मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है एनिमेशंस का, मगर अगर आप लोगों को है शौक़ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है SVG एनिमेशंस के अंदर। और ये बहुत रिनाउड वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और SVG आइकन्स के ऊपर, एनिमेशंस के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप लोगों ने अपने इमेजेस को SVG फॉर्मेट में बनाया होगा, SVG फॉर्मेट में रखा होगा फॉर द वेब पेज। तो लेट्स सपोज मैं जब देखें ये इन्होंने SVG इमेज यूज़ किया हुआ है विद इन द बैनर एरिया, जो इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी तरह से और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इनके जो trusted by 14 million designers and developers, okay, Uber, Spotify, Netflix, Microsoft, Google, रश लगा हुआ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कस्टमाइजेबल एनिमेशन लाइब्रेरी आप भी बना सकते हैं। SVG का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ दिस इज राइट नाउ कि मैं अपने आइकन्स को, अपने इमेजेस को, अपने ब्रांडिंग को, जो भी लोगोज हैं उसमें ज़्यादातर हमारा लोगोज का काम हो रहा होता है, उसको मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। SVG का बेनिफिट ये भी है कि मैं एनिमेशंस भी लगा सकता हूँ उसके ऊपर। एनिमेशंस लगाने के लिए इस वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ या मैं खुद भी कर सकता हूँ, कस्टम लेवल पे कोडिंग भी कर सकता हूँ JS के ज़रिए और CSS के ज़रिए। एनिमेशंस हम ज़्यादातर JS और CSS के ज़रिए कर रहे होते हैं। HTML के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमें एनिमेशंस में हेल्प करे। HTML हमें टैग लगा के डिस्प्ले करने में हेल्प आउट करेगा, उसको एनिमेट करने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट हेल्प कर रहा होगा हमें। ठीक है जी, अब मैंने ये वाला इमेज लगाना है, यहाँ पे स्लाइस मैंने किया हुआ है, स्लाइस ये है मेरे पास आया हुआ है और मैंने सिंपल इसको लगाना है, दिस इज द स्लाइस, ठीक है। और ये मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का मुझे नज़र आएगा लगने के बाद। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे लगाऊंगा। जी बच्चे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन सा टैग यूज़ करेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे कोडिंग। जैसे ऊपर हमने कोडिंग स्टार्ट की इमेज के टैग से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कौन सा टैग लगाएंगे।
इमेज ही का टैग लगाएंगे, सिंपल। और सिंपल यहाँ पे हम पाथ ऐड कर देंगे और यहाँ पे पाथ आ जाएगा हमारा बॉटम का, सिंपल। और ऑल्ट में हम उसी का हम रख देंगे नाम, दिस वन, एंड क्लास में हम रख देंगे जो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब हमने वो लगाना तो सीख ली क्लासेस, साथ में हम W100 को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अपनी प्रैक्टिस में हम एक्सरसाइज में लेकर आएंगे, डेली प्रैक्टिस में हम उसको लेकर आएंगे। ये भी तरीका ठीक है, दूसरी जो क्लासेस है वो तरीका भी ठीक है। कस्टम कोडिंग करते हुए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं कर रही होती। जब आप फ्रेमवर्क में काम करोगे तो आपको क्लासेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लिखने की। बनी बनाई क्लासेस हैं, बस आपने उसको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपने उसको हुक करना है, कॉल करना है, और आपका स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। सॉरी, हाँ, W100 का मतलब ये है कि जो आपका इमेज है ना, वो अभी ये एग्जांपल मैंने आपको ओपन करके दी हुई है गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कॉन्सेप्ट मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ या टेलमेंट, दोनों पे ये आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक। W100 हाँ एक्सपेंड करेगा वो अपने पेरेंट के हिसाब से, जो भी पेरेंट, जैसे डिव लगाए हुए हैं हमने, और डिव की हम एक्सपेंडेड विड्थ बनाते हैं। जब हम उसको लिखेंगे, अभी CSS में लिखना शुरू करेंगे, सेक्शन के हमने तमाम एलिमेंट्स को विद इन द HTML लिख लिया है। अब हम उसका CSS का स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे। तो उसमें जब हम लिख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, तो W-100 का मतलब ये है कि उसकी जो विड्थ है हम 100% रखेंगे, ताकि वो इमेज अपने आप को एक्सपेंड कर दे 100% पे, पेज के हिसाब से। यस, पेरेंट के हिसाब से। ये भी हम HTML में कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने HTML लिखा है। हाँ, हमारा ये रेडी हो गया सारा, ये डन हो गया। सिर्फ HTML के अंदर कर रहे हैं अभी हम काम, कोई CSS नहीं लिखी। तो इसको हम जब CSS में लिखेंगे तब वो एक्सपेंड होगा। अभी हमें सिर्फ बता रहे हैं। हाँ, अभी तो ये देखे ना, ये लग गया, बन गया। कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, कुछ ऐसे नज़र आ रही हैं, ऊपर नीचे सेटलमेंट नहीं है। चीज़ों को पोजीशन करने के लिए, सेटल करने के लिए हमें CSS लिखनी होती है। जैसे ऊपर वाले सेक्शन में CSS लिखी हुई है, दैट्स वाई वो एक ख़ास किस्म के विड्थ के अंदर हमें नज़र आ रहा है। उसके ऊपर उसका फॉन्ट का जो कलर है वो भी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर स्टाइलिंग भी हुई है, स्पेसिंग भी, ये सब का सब कल हमने CSS के अंदर हैंडल किया था। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न जब हम सेकंड सेक्शन बना रहे हैं, जो कि उसके अंदर इमेज है और कंटेंट है और बटन है और टाइटल है वगैरह वगैरह, ये पैटर्न्स हैं। अब वो सब का सब डील करेंगे हम पोजिशनिंग वाइज विद इन द CSS के जरिए हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब हम ओपन कर लेते हैं जी CSS। अच्छा जी, CSS में आके जिस तरह से हमने सेक्शन इंट्रो बैनर की CSS लिखी थी, उसी के बाद हम यहाँ पे CSS कमेंट करके हम लिख सकते हैं सेक्शन ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है जी, ब्लैक कॉफ़ी स्टैटिक एंड देन स्टार्ट, एंड देन कॉपी एंड पेस्ट। ये हो गया जी इसका, मैंने CSS कमेंटिंग कर दी है। अब मुझे इसी के इजी हो गया, मुझे जितना भी मैं कोड लिखूंगा वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मुझे चाहिए जी पेरेंट क्लास कौन सी चाहिए, मुझे ये वाली क्लास चाहिए, ठीक है। उसी के हायरार्की को मेंटेन रख सकता हूँ मैं। और सबसे जो पहली चीज़ मुझे रिक्वायर है विद इन दिस CSS, और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है जी हमारा इमेज, ठीक है। इमेज के लिए मैंने क्या किया, कॉपी एंड देन उसके साथ डॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हम क्लास, उसका नाम मैंने रख दिया। उसी के साथ जो कॉपी पेस्ट किया मैंने, इमेज सेक्शन ब्लैक कॉफी डॉट पैटर्न। इसको मैंने कर देना जी मैक्स विड्थ रख देना है मैंने इसका, मैक्स विड्थ 1320 पिक्सल, और विड्थ रख देना है मैंने इसका 100%। डिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिव है मेरा, क्योंकि मैंने कंटेनर का इसमें टैग नहीं लगाया। अगर मैं कंटेनर के टैग लगा देता, कंटेनर की डिव लगा देता हूँ, कंटेनर की डिव लगा देता हूँ, डिव के टैग पे कंटेनर की क्लास लगा के डिव बना लेता हूँ, तो सारे का सारा एक ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर आ जाएगा। क्योंकि मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट भी ये है, जब मैंने ऊपर वाला सेक्शन बनाया था तो आप लोगों को याद होगा मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर रखना है, तो मैं इसे कंटेन कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं करना चाह रहा तो मैं यही वाली प्रॉपर्टीज़ इमेज को भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपके सामने दी। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। एक ये वाला तरीका, दूसरा हमारी जेनेरिक CSS है जो हमने डिफ़ाइन की हुई है,
उसके से उसमें से जाके कंटेनर की क्लास लगा सकता हूँ, ठीक है। मैंने वही चीज़ें रिपीट की हैं, मैक्स विड्थ 1320 और विड्थ मैंने कर दी 100%, और उसको सेंटर लाइन करने के लिए हम मार्जिन 0 ऑटो कर देंगे। सेम वही रिजल्ट आउटपुट आएगा उसका। एक्सरसाइज वाइज हमें दोबारा से वो चीज़ रिपीट हो गई है। इन चीज़ों को हम ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं कि कंटेनर के अंदर ही करें, हम किसी भी एलिमेंट को ये प्रॉपर्टीज़ देंगे तो वो अकॉर्डिंगली वो डिव, हमारे केस में राइट ना वो डिव है, डायरेक्टली इमेज भी हो सकता है, मुझे ये डिव लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस क्लास को एसवीजी के ऊपर लगा के इसको मैं मूव ऑन करके एसवीजी के ऊपर लगा के भी ये स्ट्रक्चर बना सकता हूँ अकॉर्डिंगली, ये भी तरीका ठीक है। सर जब मैं अपने आइडिया को डिज़ाइन कर रही हूँ तो फिर उस टाइम मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी विड्थ रखूँ, ये वो बूटस्ट्रैप से हेल्प लेगी? ये हेल्प आपको डिज़ाइन से मिलेगी, डिज़ाइन बता रहा होगा आपको। डिज़ाइन जैसे मुझे बता रहा है कि मैंने जितना भी काम करना है वो एक ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर करना है। विड्थ की बात हो रही है, ठीक है ना, विड्थ। अपने डिज़ाइन में पहले हम अपना फ्रेमवर्क खुद बनाएंगे, अपने डिज़ाइन के, जैसे जो हम अभी देख के कर रहे हैं ना, अगर मेरा माइंड में कोई हाँ वो फिर आप फोटोशॉप में पहले डिज़ाइन करेंगे या फिग्मा में या जो भी डिज़ाइन टूल आप कैनवा यूज़ करें, उसमें पहले आप वो डिज़ाइन रेडी कर लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन को हैंडल करना आसान होता है हमारे लिए, इंस्टेड के हम उसको इम्प्लीमेंटेशन। हाँ एक ऐसे भी हैं लोग बैठे हैं मार्केट में जिन्हें डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती, वो इतने क्रिएटिव माइंडेड किस्म के लोग हैं कि वो पेज वेबसाइट्स पे काम कर करके आइडिया हो गया है कि वो बनाते ही हैं जब पेज विद द HTML, तो वो पेज ऐसे ही होता है जैसे डिज़ाइन हुआ है, मतलब डिज़ाइन को उन्होंने कन्वर्ट किया, ऐसे नहीं होता बल्कि डायरेक्ट उन्होंने बनाया होता है। ऐसे लोग भी हैं, अब वो हर बंदे का अपना स्किल सेट है, अकॉर्डिंगली अच्छा चेंज सर, कर सकते हैं। जी अच्छा जी सर, सर। ये जब हम एक पोर्शन वाइज तैयार कर रहे हैं डिज़ाइन, ये सारा एक ही इसके बैकग्राउंड में सारा सारा कंप्लीट ही लगा दें, अगर ये पूरी पिक्चर जो एंड तक बनी हुई है, हाँ ये मैंने ये कल, आसानी नहीं हो जाएगी? जी एग्जैक्टली, मैंने ये कल ये चीज़ यही बताई थी कि जब ये क्लास वाइंड अप हो रही थी कि मैं आज आप लोगों को इसको स्प्लिट इसलिए करवा रहा हूँ इन केस अगर डिज़ाइनर जो है मतलब क्लाइंट हमें ये इस वाले सेक्शन का कंटेंट हमें ज़्यादा मिल जाता है या हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं जो हाइट वाइज इंक्रीज़ होती हैं, उसमें हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ सकता है, इमेज का साइज़ छोटा बढ़ सकता है, कंटेंट इंक्रीज़ हो सकता है, यहाँ पे कोई कंटेंट आ सकता है, बटन कोई टेक्स्ट इंक्रीज़ हो सकता है। उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम इन्हें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। टॉप सेक्शन हमारा अलग है, बॉटम सेक्शन हमारा अलग है और सेंट्रल पार्ट अलग है। बैक टू कोडिंग। अच्छा ये मैंने ऐड ऑन कर दिया एंड देन मैंने इसमें एक सॉलिड कलर भी लगा देना है फॉर द कंटेंट एरिया, ठीक है, फॉर द कंटेंट एरिया। मैंने पहले HTML क्लासेस लगा दी हैं, अब मैं 1 बाय 1 शिफ्ट करता जा रहा हूँ CSS के अंदर। पहले मैंने HTML का जो स्ट्रक्चर लेआउट है फॉर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली वो मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं 1 बाय 1 CSS का कॉन्सेप्ट देने के लिए आप लोगों को CSS लिख रहा हूँ हर सेक्शन के लिए, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग फॉर दिस सेक्शन। कंटेंट एरिया से मैंने क्लास का नाम स्टार्ट किया और यहाँ मैंने सबसे पहले जो चीज़ मुझे रिक्वायर है वो है मुझे कलर चाहिए, प्राइमरी कलर जो हम लेके चल रहे हैं मैंने कल डिफ़ाइन कर दिया है तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ प्राइमरी कलर, ठीक है, ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिकली बटन को, तो मैं यहाँ पे जाके ना इसका एक जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है रूट के अंदर मैं यहाँ पे एक इस तरह से लिख सकता हूँ, ये मैंने कल लिखा भी था स्टार्टिंग में, फिर मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया था फॉर द बटन। ये मैंने कलर डिफाइन कर दिया विद हाइफन प्राइमरी BG कलर, मुझे जो बहुत सारी जगह पे ये चाहिए होगा, ठीक। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब मैं इस वेरिएबल को इंस्टेड के मैं कलर कोड यूज़ करूँ वो तरीका भी ठीक है, वो तरीका भी ठीक है। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो ये तरीका भी ठीक है। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, आप लोगों को डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में काम करने के लिए इजी हो जाएगा। सर ये जो हम मैक्सिमम विड्थ और मार्जिन हम इसका भी एक तैयार कर सकते हैं वेरिएबल हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का लाइन हाइट फॉन्ट फैमिली, जैसे हमारा फॉन्ट फैमिली 2 फॉन्ट फैमिली हम लेके चल रहे हैं, जस्ट आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दें और वो वेरिएबल जहाँ पे जो भी प्राइमरी फॉन्ट एंड द सेकेंडरी फॉन्ट
अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का वेरिएबल बन सकता है और वो अकॉर्डिंगली आप अपने CSS के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के लिए। हम जब ख़ास तौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, जब प्रोजेक्ट स्केल अप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी CSS हो जाती है उसकी, तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेहतर अप्रोच यही होती है कि हम उसको कन्वर्ट कर लें विद इन द वेरिएबल्स। अच्छा जी, ये मैंने रेडी कर लिया। इसी तरीके से मुझे टॉप वाले की पैटर्न के मुताबिक मैंने सिर्फ एक कलर लगाया कंटेंट एरिया में फॉर द टॉप, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर इसी तरह से बॉटम के लिए भी मुझे चाहिए थी। बस उसमें सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन जो है मेरी टॉप की जगह बॉटम आ गई। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया जी बॉटम एंड सेव। ठीक हो गया जी, डन। हम चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं क्या सिचुएशन बन गई है जी हमारी पेज की। पेज की सिचुएशन हो गई है जी बेहतर। ठीक है जी, कुछ बेहतर हो गई है लेकिन सारी बेहतर नहीं हुई। सेंटर में आ गया वो, गुड, विच इज़ गुड। नेमिंग कन्वेंशन का कोई मसला लग रहा है, उसको हम जाके क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लास नहीं लगाई, ओके ठीक है ना, दैट्स वाई वो इमेज मूव नहीं किया, इसके फिर क्लास नहीं लगी हुई। तो मैं क्लास लगा लेता हूँ फॉर दिस डिव। ये है वो डिव जहाँ पे मैंने क्लास ऐड करनी है और पेरेंट डिव ये वाली है। ठीक है ना, पेरेंट डिव। और क्लास का नाम है जी, ये वाला नेम है इमेज सेक्शन ब्लॉक। कॉपी एंड पेस्ट। क्लास का नाम बहुत एक्सपेंडेड हो गया है जी, देन डन। अब वो रीलोड करेगा जैसे ही तो वो उसको सेंटर में दिखा दिया उसने। ठीक है ना, विड 100% पे एक्सपेंड कर रही है, मैक्स विड को मैंने 320 पे कैप्शनाइज्ड कर दिया और उसका जो पोजीशनिंग है उसको सेंटर अलाइन करने के लिए मैंने मार्जिन 0 ऑटो किया है। सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसमें कलर नहीं लगा, वो हम देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट डेव टूल, क्रोम डेव टूल का जो इस्तेमाल है यूजेज, उसको हमें विदाउट हेजिटेशन जितना हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा क्विकली हमें बिल्टअप करने में करेगा, मददगार होगा हमें। अच्छा जी, ये मैंने लगा तो दिया है कलर, मगर इसमें कोई इशू आ रहा है, वो उसने बैकग्राउंड कलर का जो वेरिएबल है ना उसको लगाया नहीं है। तो मैं ये हेल्प ले लेता हूँ। हम चलते हैं जी AI टूल के पास और उससे लेते हैं हेल्प। Where is the AI tool? Have I open AI tool? इस वेबसाइट की वजह से स्पीड हो गई है डाउन हमारे सिस्टम की, इसको क्लोज कर, सॉरी ग्रॉक से भी ले सकते हैं। ग्रॉक का बेनिफिट ये है कि आपको अनलिमिटेड आप उस पर इमेजेस, ग्रॉक और जेमिनी दोनों अनलिमिटेड आप उस पर इमेजेस अपलोड करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट जो भी, और वो आपको आंसर करता जाएगा। तो AI टूल्स का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना। जितनी देर ये लोड हो रहा है जी, हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा मज़ीद अपग्रेड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें है ना, अब मैंने क्या करना है कि मैंने 2 डिव्स लगाई हैं फॉर द कॉल कंटेंट। फर्स्ट पार्ट जिसमें टाइटल और बटन आ रहा है, और द सेकंड पार्ट इज़ कॉल कंटेंट, सॉरी इसमें हम इमेज कर देते हैं, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक, फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल कंटेंट एंड द सेकंड पार्ट इज़ कॉल इमेज एंड डिस्क्रिप्शन, जिसमें इमेज और डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को पैरेलल दिखाना है। जैसे मैंने टॉप वाले सेक्शन को बनाया था तो क्या आ रहा था जी, दोनों चीज़ें पैरेलल आ रही थी। पैरेलल मतलब आमने सामने, यहाँ से जैसे डिज़ाइन में पैरेलल, यहाँ पे टाइटल, उसके सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन और उसके सामने इमेज। तो इस केस में भी मुझे कुछ उसी पैटर्न को फॉलो करना है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो करना है। इस केस में क्या है जी कि पहले वाले कॉलम में टाइटल है, बटन है, और दूसरे में इमेज और डिस्क्रिप्शन है। सिंपल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जी, बच्चे पहला मेरे अप्रोच क्या होगी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट अप्रोच? जब हमने ऊपर वाला सेक्शन बनाया था एग्जैक्टली वही चीज़ ही फॉलो करनी जैसे हमने ये क्रिएट किया था। तो हम इस वाले एरिया को बनाने के लिए कंटेंट एरिया, जिसका मैंने नाम रख दिया है कस्टम CSS के अंदर, HTML के अंदर, इसको मैंने बिल्ड करना है। तो मैं क्या पहला स्टेप लूँगा जिससे दोनों डिव्स पैरेलल आमने सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग? जैसे मैंने ये बनाया था ना सेक्शन, जैसे दिस इज अ सेक्शन,
कंटेंट, कंटेनर, फ्लेक्स, अलाइन अलाइन आइटम सेंटर, बिल्ट इन क्लासेस मैंने बनाई थी CSS के अंदर। तो मैंने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, फॉर दिस कंटेंट एरिया इसके लिए भी इसी तरह अलाइन सेंटर सेम कर लेंगे उसी के लिए। सिंपल वही बिल्ट इन क्लासेस हैं। जेनेरिक क्लासेस का मतलब भी यही है कि हम मल्टीपल जगहों पे उसको यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन। सॉरी डिफ्लेक्स कर लेंगे बिल्कुल। यहाँ पे मैं वही क्लास कंटेनर की लगा सकता हूँ। उसको करने के लिए विड्थ उसकी फिक्स रखने के लिए कंटेनर की क्लास लगा दी मैंने। कंटेनर की क्लास लगा दी तो उसने क्या किया जी, उसको विड्थ उसकी मैक्स विड्थ 1320 कर दी और मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, क्योंकि मैंने ये डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। इसके साथ साथ मैंने डी फ्लेक्स कर दिया पैरेलल दिखाने के लिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को। और अगर मैं चाहूँ तो इसको अलाइन आइटम सेंटर कर सकता हूँ वर्टिकली मिडल में लाने के लिए, वाई एक्सिस वाइज मिडल में लाने के लिए। अब जैसे ही मैंने ये क्लासेस लगाई तो उसने ऑटो एडजस्ट कर दिया, परफेक्टली अलाइन हो गई सारी चीज़ें। एक चीज़ जो मुझे क्विकली नज़र आ रही है वो क्या है, विड्थ का इशू आ रहा है। ठीक, विड्थ का इशू आ रहा है। विड्थ के केस में मैं क्या कर सकता हूँ राइट नाउ, मैं हर जैसे फर्स्ट कॉलम में मुझे चाहिए विड्थ इतनी एंड द सेकंड कॉलम आई नीड विड्थ दिस, तो मैं 50% पे दोनों विड्थ को डिवाइड कर सकता हूँ। और मैंने कस्टम क्लासेस लगाई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, मैंने दोनों क्लासेस लगाई हुई हैं। मैं करता हूँ जी इसे कॉपी और हम चलते हैं जी CSS के अंदर एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट ऑन कर दिया विथ डॉट कॉल कंटेंट और विड्थ, और ये मेरी है जी 50%। और इसी तरीके से जो मेरा सेकंड कॉलम आ रहा है जिसका नाम है जी कॉल इमेज डिस्क्रिप्शन, डॉट के साथ स्टार्ट किया मैंने कॉल इमेज डिस्क्रिप्शन, और ये आ गया जी विड्थ 50%। सेव किया मैंने एंड गो इनटू द ब्राउज़र एंड रीलोड इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो वो उसने विड्थ को एक्सपेंड कर दिया 50% ऑफ द स्क्रीन पे। मुझे ये टाइटल और बटन नज़र आ रहा है। जो सेकंड मेरा कॉलम है जिसमें इमेज और डिस्क्रिप्शन है, उसने उसको 50% पे दोनों को डिवाइड कर दिया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इस चीज़ को बॉक्स मॉडल के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। ये आ गया जी, ठीक है जी। ये हमारा जो मेन कंटेंट है, कंटेंट एरिया, दिस इज़ अ कंटेंट एरिया जो कि है 1320 मैक्स विड्थ। उसके बाद जी फर्स्ट हमारा जो कॉलम है जिसमें टाइटल और बटन आ रहा है एंड द सेकंड इज दोनों की जो विड्थ है वो 660 पिक्सल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और बॉक्स मॉडल पे जाता हूँ, ठीक है ना, कंप्यूटेड बॉक्स मॉडल। तो ये यहाँ पे मुझे विड्थ नज़र आ रही है इसकी 660 पिक्सल। सिमिलरली क्योंकि मैंने 50% पे दोनों को डिवाइड किया है, तो दूसरे डिव की भी, दूसरे में जिसमें इमेज और डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसकी भी विड्थ मुझे 16। और जो सेकंड चीज़ जो मैंने बनाई थी, एक क्लास मैंने बनाई थी, वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ विद इन द जेनेरिक CSS। ये है जी क्लास हमारी जेनेरिक CSS में। मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ जी W-100 और इसको मैंने कर दिया जी विड्थ 100%। अब क्या कर रहा है जो, क्योंकि मैंने उस इमेज पे क्लास पहले ही लगाई हुई है और मैंने डिफाइन की है CSS के अंदर, वो एक्सपेंड कर रहा है कंटेनर के हिसाब से। नहीं है हमारे केस में 660 पिक्सल, तो उस इमेज की विड्थ 660 पिक्सल हो गई फॉर द डेस्कटॉप की, ठीक है। वन हरी चीज़ें आ रही हैं। इसका डॉक ओपन हो, मैं डॉक का स्क्रीनशॉट लेके उसको भी लेता हूँ अगर मुझे अलाउ स्क्रीनशॉट लेके। मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन एंड ओके, आई एम working on the web page, and facing the CSS variable error. Please check the screenshot and
provide the solution. Please check my screenshot and provide the solution. और टैब के बटन से प्रिंट से कीबोर्ड से जाके इसको पूरी करेंगे तो वेस्ट होएगा एंड एंटर ये प्रोसेस करता है हम थिंकिंग पेज। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हाइड करूँगा वो मैंने क्या किया जी, मैंने लगाया इमेज, ठीक है, इमेज तो मैंने लगा दिया। इमेज डिज़ाइनर ने इज बनाया हुआ है वो 100% है, वो विड्थ उसकी फिक्स नहीं है, वो 100% पे एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ हम 1920 रख सकते हैं या कुछ, क्योंकि हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि इमेज को हमने डिव में रखा है और उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम कैसे कर लेते हैं व्हाट इज अबाउट द टॉप सेक्शन, ये लगा इमेज, ठीक है, लगा जी हमारा इमेज, और जो सेकंड सेक्शन हमारा जा रहा है वो क्या है पे जो मैंने नोट किया है उसको बनी एसवीजी, इसके अंदर जो एसवीजी कोड आ रहा है मैं क्या करता हूँ इसमें जा, और जब मैंने डिफाइन किया जो पेज इसके बाद मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली एसवीजी का टैग कर लेता हूँ, क्लास लगाना चाहूँ क्लास ला सकता हूँ मैं, और इसको भी मैं वेट कर देता हूँ 100% ताकि वो अपने पेरेंट के हिसाब से जो डिव है जो 1320 उसके हिसाब से वो अपने आप को सेट कर ले, एक्सपेंड कर ले, उस लाइन कर ले। जैसे ही मैंने उसको मूव ऑन किया चल गया, ठीक है। अब 40 पिक्सल था कि मैं जब वहाँ से एक्सपोर्ट करके आया था तो वाइट 40 उस पर लग रही है एज एट्रीब्यूट के तौर पे, एसवीजी टैग पे वो 1440 पिक्सल लग गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कन्वर्ट किया विड्थ 100% किया उसको, और उस पेरेंट ने विड्थ मैक्स विड्थ 1320 किया हुआ है और विड्थ 100% किया हुआ है, तो मैक्स विड्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड अगर वो करेगा तो 1320 तक ही जाएगा वो, जैसा कि हमने ऊपर टॉप सेक्शन बनाया हुआ है और टॉप सेक्शन के ऊपर ये हमने यूज़ किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे चीज़ बनी है, तो फॉर दिस एरिया एज वेल। अब एक चीज़ और मैं बताई जो मैं कर रहा हूँ वो लगाते हैं जी रूलर लगाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रिड में कॉपी की, यहाँ से मूव ऑन कर दिया, ओके स्टार्ट प्रोसेसिंग, स्लाइस टू सिस्टम ट्रीज, ओके कुछ ऐप बनते हैं हम ताकि हमको चेक जो सिस्टम्स की स्पीड बेहतर है, इसको भी क्लोज हाईली रिकमेंड, ज़्यादा हो तो बेस्ट है। हाँ फोटोशॉप, यस फोटोशॉप के लिए हाँ रिकमेंडेड तो यही है कि इसकी बहुत अच्छा है, ए पे आपका सिस्टम चल तो जाएगा लेकिन बहुत स्पीड स्लो हो जाएगी बहुत, हाँ हैंग। अच्छा यहाँ पे जो कंटेंट एरिया ना, दिस इज द कंटेंट एरिया, इसको मैंने करना है जी, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे मैंने स्लाइस टूल के लिए इसका कंटेंट एरिया का मैं विड्थ देना चाहती हूँ, ठीक है, वो है 1170 जो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप एक्सटेंडेड विड्थ भी कहलाती है हमारी 770 पिक्सल। टेल विंड के अंदर भी स्टैंड विड्थ के तौर पर इसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं जब हम इसको बिल्ड कर रहे होते हैं। और जो आउटर है जी कैन हमारा वो कितना जी, इसको मैंने कैनवस साइज का मैंने देखना है वो 1440, तो क्या कर सकता हूँ मैं कि मैक्स में 40 तक मैक्स विड्थ, ठीक है, जो मेरे पैटर्न को पूरा डिस्प्ले कर देगा। और जो कंटेनर है ना, ओके आई नीड टू रिप्लेस कंटेनर विद इंस्टेड ऑफ 1320 आई कैन रिड्यूस टू 1170, ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है, 1320 भी एक स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे जब हमने बूटस्ट्रैप को डिटेल उसका चार्ट देखा था और टेलमेंट को हमने डिस्कस किया था, तो ये हर स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से विड्थ चेंज हो रही होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस विड्थ। जैसे अगर हमें आईपैड के पोर्ट्रे व्यू में वेबसाइट को देख रहे हैं लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप में जिसमें हम गेम आईपैड में गेम खेल रहे होते हैं और पोर्ट्रे, इसी तरह से फोन में लैंडस्केप और पोर्ट्रे व्यू, तो आईपैड में जब हम पोर्ट्रे व्यू में देख रहे होते हैं तो वो होता है 768 पिक्सल। जब हम मीडिया क्यूरीज लिखेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा एक फेज़ होगा जिसमें मीडिया क्यूरीज लिखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो एक है जी हमारा आईपैड का 768 पिक्सल का व्यू, तो उसके लिए जो मैक्स विड्थ तक हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को 720, एक ब्रीथिंग स्पेस का मार्जिन रखते हुए दोनों एंड से, जैसे इस वक्त डिज़ाइन में हमें नज़र भी आ रहा है, दोनों एंड से डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ है, ब्रीथिंग स्पेस का मार्जिन रखा हुआ है, स्पेसिंग रखी हुई है, मार्जिन रखा हुआ है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। 1170 पे उसने सारा बनाया हुआ है, 1440 इसकी मैक्स विड्थ है, तो एक सिमेट्री अच्छा लग रहा है डिज़ाइन ऑर्गेनाइज वे में। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न अगर डिवाइस चेंज होती है, यही डिज़ाइन आपको आईपैड में और फ़ोन के ऊपर अलग से आपको डिज़ाइंस मिलते हैं, तो डिज़ाइनर क्या करेगा, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एक ख़ास किस्म की स्पेसिंग मेंटेन कर रहा होगा। फ़ोन पे इतनी स्पेसिंग नहीं होगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, फ़ोन के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेसिंग वो नहीं रखेगा क्योंकि उसका कंटेंट एरिया कम हो जाएगा, तो वो एक्सपेंड कर देगा। मैक्स 15 पिक्सल की विड्थ रखेगा वो लेफ्ट साइड से, 15 पिक्सल की या 20 पिक्सल की विड्थ रखेगा वो राइट साइड से फॉर द कंटेंट एरिया, जैसे ये इस वाले एरिया की सेक्शन की बात हो रही है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एक्सपेंड कर रहा होगा। अगर आईफोन है
एंड्रॉयड का फ़ोन है, जो भी फ़ोन है, अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस उसकी एक्सपेंड हो रही होगी, विड्थ 100% पे एक्सपेंड हो रही होगी। और वो ये वाली जो सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने लिख दी है वो इस चीज़ को कैटर कर रही होगी, डील कर रही होगी, हैंडल कर रही होगी अकॉर्डिंगली। मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया 1440 पे, सॉरी इसको मैंने इसको डिक्रीज़ कर दिया 1170 पे, और मैंने जो पैटर्न है उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया 1440 पे। ठीक, पैटर्न को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका क्या बेनिफिट हो गया मुझे कि जो मेरा पैटर्न है ना, जो मैंने अभी किया है एक्सपोर्ट, और वो था कितना जी 1440 था, तो उसके हिसाब से उसने उसको अकॉर्डिंगली कर दिया एक्सपेंड। ठीक है, 1440, इट शुड 1440, मैंने 1440 की जगह 1440 कर दिया। ओके, और मुझे कैसे पता चली ये चीज़ें, कहाँ से पता चल रही हैं? डिज़ाइन से। ये डिज़ाइन से मैं देखता जा रहा हूँ, एंड डिज़ाइन में जाके मैंने कैसे चेक किया इसको? मैंने चेक किया फोटोशॉप में, इमेज का मेन्यू में जाके, और कैनवस साइज़। ठीक है, कैनवस साइज़ का मतलब है जिस कैनवस के ऊपर रख के सारे डिज़ाइन को बनाया गया, मेन कैनवस, मेन कैनवस जितना भी है, दिस इज द मेन कैनवस। ये जितना भी मुझे डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जितने का सारे का सारा उसने डिज़ाइनर ने सबसे पहले कैनवस लिया। जब हम न्यू फाइल करते हैं फोटोशॉप के अंदर, जब न्यू फाइल करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आप किस कैनवस के ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं। कैनवस होता है सबसे पहले, तो ये कैनवस की आप विड्थ रख सकते हैं जो भी, जैसे राइट नाउ 1366 एक्सटेंडेड विड्थ आ रही है इसकी लैपटॉप की, उसके हिसाब से उसने ऑटो डिटेक्ट किया फोटोशॉप ने, अकॉर्डिंगली मुझे वो विड्थ प्रोवाइड कर दी। मैं इसको कस्टम भी कर सकता हूँ, कस्टम इसकी जो विड्थ है वो मैं सेट कर सकता हूँ, और जब मैं क्रिएट करूँगा और डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ तो वो उसी के मुताबिक डिज़ाइन बनता जाएगा। और अगर आपको डिज़ाइनर इसी वाले डिज़ाइन का, जैसे ये डिज़ाइन मैं देख रहा हूँ, इसका आपको मोबाइल व्यू या आईपैड व्यू बना के देता है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे विड्थ चेंज करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली फिर सारे एलिमेंट्स के रीसाइज करके, उसकी सेटलमेंट करके, फॉन्ट साइजेस चेंज करके, इमेजेस के साइजेस चेंज करके वगैरह वगैरह, वो आपको वो डिज़ाइन की अलग से PSD फाइल या फिग्मा फाइल या स्केच फाइल या इस XD फाइल, इलिस्ट्रेटर फाइल प्रोवाइड करेगा उस वाले व्यू की, जो हमारे केस में व्यू पोर्ट कहलाता है। हमारे केस में जब हम CSS के मेटा टैग के जरिए हैंडल कर रहे होते हैं या CSS के जरिए हैंडल कर रहे होते हैं, मीडिया क्वेरीज के जरिए हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये मैंने 40 कर दिया, एंड देन अब मेरे पास एक और जो मैंने काम चेंज करना है फॉर द सेकंड पार्ट इज दिस। इसको मैंने 1440 पे मैंने एक्सपेंड कर देना है 1440 पिक्सल। ठीक है, ये दोनों पैटर्न्स जो हैं मेरे आ गए 1440 पिक्सल के, और कंटेंट मैंने रिड्यूस कर दिया 1170 का। और कंटेंट एरिया, जो कंटेंट का एरिया है ये आ गया मेरा, ठीक, जिसमें मैंने कंटेनर लगाया है वो आ गया 1170 का, जो सेंट्रल पार्ट है। ग्रॉक ने मुझे बता दिया जी, लुकिंग आई कैन सी द HTML कंप्यूटर साइज इन ग्रोम, यू आर गेटिंग CSS। ठीक है, ओके, द इनवैलिड वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसको देख सकते हैं हम डिटेल में। मतलब ये भी अपनी प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं आप लोग कि किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल आउट करना है। आप इसे कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट दिया, आप उसको बताएं यार मैंने ये वाला लगाया हुआ है, बनाया है वेरिएबल, और वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो अकॉर्डिंगली आपको बता ही देगा यकीनन। ठीक है, आफ्टर फिक्सिंग ब्ला 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 सारी डिटेल आपको देगा। तो मैं अभी के लिए इसको आगे प्रोसीड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओके सॉरी, और ये कोड, और अभी मैं इसे लगा देता हूँ। अच्छा जी, एक दफ़ा इसको यूज़ कर लेते हैं विद हैश, एंड दिस इज द कोड। मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट को, कलर को मुझे नजर आए, और वो आ गया। ठीक है, इट्स गुड, लेकिन कलर एक्सपेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो 1170 के अंदर है, तो कलर मैंने एक्सपेंड करना है 1440 पिक्सल पे, तो वो मैंने करना होगा। इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। मैं चेंज करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा इस सारे वाले क्लासेस को कट, और यहाँ पे जाके एक डिव लगा दूँगा, और इस डिव में मैं ये तमाम की तमाम क्लासेस रख दूँगा, और दोनों डिव्स को जो मैंने कॉल कंटेंट की लगाई है और कॉल इमेज डिस्क्रिप्शन की लगाई है, इसको मैं मूव ऑन कर दूँगा इन दिस डिव। मैंने एक और डिव ऐड कर दिया, और उसके अंदर मैंने कलर ऐड कर दिया। कलर मेरे कंटेंट एरिया में
अभी मैंने कलर लगाया वो आ रहा है कंटेंट एरिया में, अब वो एक्सपेंड करेगा 100% पे, एंड देन मैक्स विड्थ और विड्थ, एंड वो मैं इसको सकता हूँ फॉर मैक्स, ये मैं दो वैल्यूज दे देनी है, और यहाँ से मार्जिन 0 टू और कॉपी एंड इट, ये मैंने कर दिया। सो वो जो सॉलिड है उसके लिए ये सेंट्रल पार्ट आ गया, एंड देन द टॉप एरिया एंड द बॉटम एरिया, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसके अंदर, इन केस अगर टेक्स्ट लिखता है 6 मिनट लगता है जी, हम ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे मिसल पे हम चलते हैं जी पैराग्राफ, और पैराग्राफ लगा दें टेस्ट करने के लिए, एंड देन एक और से वो करेगा। हम यूजुअली ऐसे कर रहे हैं, हमारा जो डिज़ाइन का जो फ्लो है वो ब्रेक भी नहीं हो रहा, स्ट्रेच नहीं हो रहा, स्ट्रेच उसकी फाइन क्वालिटी मेंटेन हो रही है, जिस तरह हमने पैटर्न्स लगाने हैं वो भी लग रहे हैं अकॉर्डिंगली, जिस तरह से डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया है वो भी अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है वगैरह वगैरह सारी। ये वाले पार्ट इसको मैं दोबारा से स्लाइस कर लेता हूँ, ये अच्छी तरह, बाकी इस वाले एरिया को मैं ओवरलैप करवाता हूँ यूजिंग द पोजीशन एब्सोल्यूट। मैंने क्लास ऑलरेडी लगाई हुई, एंड देन आई गो टू द एरिया, और इसका जो पेरेंट है जो कि सेकंड, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव कर दूँ। I can use the position relative for the parent tag relative, और ये वाला जो है इसको करना है position absolute, और from top इसको मैंने माइनस ले जाना है, पहले को -5 rem, and from the left it is 0 and right it is 0। सेंटर में रखने के लिए मान जोड़ करेगा, मैक्स विड्थ 40 तक एक्सपेंड करेगा, और अब मैंने इसको प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, उसको ओवरलैपिंग, उसमें जो इशू है ना वो हो गया स्टार्ट उसका, ठीक है, ये हर कुछ चीज़ें सेटल कर लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट रखना, ठीक है, आई एम डन इंस्पेक्ट एलिमेंट, साथ हमने इस वाले एलिमेंट को टारगेट करना है, इसमें सिर्फ और ये सेलेक्ट एंड सही हो गया, ये आ गया इमेज। दिस इज अ सेक्शन टैग। अच्छा जी, सेक्शन टैग में मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी हाइट आ रही है ऑलमोस्ट 214 पिक्सल, तो मैं सेक्शन टैग में टॉप से जाके कुछ दे देता हूँ पैडिंग, पैडिंग समथिंग 200 पिक्सल फ्रॉम द टॉप ओनली। इस हम एडिट कर सकते हैं, मैं आपके सामने कर, लेकिन ये सेव नहीं होगा, मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, सेव नहीं होगा ये, ठीक है जी। मैंने क्या किया, उसको मूव ऑन कर दिया 100 200, एंड देन आई कैन सेट ओके क्लिक, एंड देन टॉप से लेट्स टाइम है जी, मैंने फिक्स कर माइनस में करेंगे तो ऊपर टॉप मूव कर रहा है वो, देखें मैं ऊपर टॉप में मूव करता जा रहा हूँ उसको, मैंने यहाँ से देख के ना उसको सेट किया, यहाँ से देख के मैंने उसको सेट किया, मैंने जेनेरिक वैल्यू दे दी थी, लेकिन बेहतर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ही हम काम कर रहे होते हैं, और उस चीज़ पे जितना बेहतर अंदाज में हम चीज़ों को डील कर सकते हैं वो क्विक वे है, जब चीज़ें फाइनल हो जाएं तो 1 बाय 1 वैल्यू आप CSS में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने वैल्यू 10 फाइनल कर ली, -10 फाइनल कर ली मैंने, ठीक है, और मैंने इसको बॉटम से ना इसको मैंने मार्जिन इसका दे देना है, पैडिंग दे देनी है इसकी बैनर की, इतनी कि वो मेरा टेक्स्ट नज़र आ जाए, पैडिंग फ्रॉम द बॉटम, let's suppose 2 rem, 5, अच्छा जी, पहले पैडिंग आ रही थी कि नहीं आ रही थी, नहीं पहले तो नहीं थी पैडिंग। अच्छा जी, इसको मैंने रिमूव करना है फिलहाल, ये हो गया रेडी मेरा, एंड देन क्लिक, इसको मैंने कर देना है -10, ठीक है जी। हम चलते हैं CSS में, और ये मैंने 10 की जगह 5 की जगह करना है इसको 10, सेव। हाँ, मैं स्लाइस को भी एक दफ़ा और भी निकाल लेता हूँ, इसको मैंने किया इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्लोज किया मैंने, क्लोज 0, ओके। अब जो इशू मैंने करना है फिक्स, ये ओवरलैपिंग का इशू आ रहा है, इसको मैंने देखना है, और दूसरा क्या आ रही है चीज़, हाँ, ये मैंने इसको स्लाइस को दोबारा से हम ले लेते हैं यहाँ से, इंस्पेक्ट एलिमेंट, सॉरी मूव टूल मैंने सेलेक्ट
करने के लिए मूव टूल यूज़ किया, ठीक है, सिलेक्शन टूल या मूव टूल। एक्सपोर्ट करना है मैंने इस इमेज को, इमेज ग्रुप, ये आ रहा है जी इमेज हमारा, ठीक है जी, ये इमेज आ रहा है और इसको मैंने एक्सपोर्ट एज क्विक PNG, क्विक एक्सपोर्ट कर लिया मैंने PNG, ताकि वो जो उसके ऊपर डिज़ाइन ओवरलैप हो रहा है वो इशू ना आए मेरे पास। और मैंने सेव कर लिया विद इन द यूज्ड विद एग्जिस्टिंग इमेज जो आ रहा होगा हमारे पास इमेजेस के फोल्डर में, और वो आ रहा है जी ये वाला इमेज है, ठीक है। उसी के साथ मैंने सेव करके रिप्लेस करने के लिए वो मुझे कहेगा, मैं कह रहा हूँ यस, ठीक। एंड वंस आई रिप्लेस द इमेज एंड रीलोड द पेज, तो वो मेरा इशू रिजॉल्व हो गया है, हो गया होपफुली, ठीक हो गया जी, हो गया होपफुली, चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वो उसके ऊपर नहीं आ रहा, वो उसने उसका जो पैटर्न है वो उसके हिसाब से सेट कर दिया। सो नाउ आई नीड टू फिक्स आउट दिस। अच्छा, एक चीज़ और भी जो डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ है, सिर्फ उसको एज पे लगाया हुआ है, इंस्टेड के फिक्स विड्थ के अंदर रखा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि एक्सपेंडेड वे में उसको दिखा रहा है वो कि 1400 की जो 1440 पिक्सल का जो कैनवस है उसके बिल्कुल एज पे उसने लगाया हुआ है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आपने सिंपल वे में इसकी जो पोजीशनिंग है उसको चेंज कर लेना है। फॉर दिस इमेज हमने कोई क्लास यूज़ की हुई है ना, हम चलते हैं जी सेक्शन बैनर एंड देन हम इसको जाके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अभी तक हमने वो क्लास नहीं यूज़ की, इसको हम क्लास को हम अब यूज़ कर लेते हैं। क्लास हमने लगाई थी इमेज इंट्रो बैनर के नाम से, इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैंने कर दिया पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव, और मैंने लेफ्ट से कर दिया, सॉरी राइट से कर दिया मैंने माइनस में, क्योंकि मैंने एक्सपेंडेड वे में दिखाना है उसको, राइट साइड पे दिखाना है। मेरे पास मैक्स विड्थ का जो एक ऑप्शन है वो है जी 1440 का। तो जैसे ही मैंने उसको मूव ऑन किया तो वो राइट साइड से बिल्कुल जिस तरह से 1440 की जो मैक्स विड्थ है उसको वो अटेन करना शुरू हो गया है। हमारे पास और है अवेलेबल स्पेस है, हम बिल्कुल एज पे जा सकते हैं, इसके साथ अलाइन कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब इसे और ज़रा इस विड्थ को कम कर देता हूँ, तो विड्थ को कह रहा हूँ माइनस से वैल्यू कम कर देता हूँ, तो अकॉर्डिंगली वो मूव ऑन कर जाएगा फ्रॉम द राइट साइड। और इसी तरह से मैं विड्थ को भी ऐड कर देता हूँ, पहले नहीं आ रही थी विड्थ इसकी, तो मैं एक विड्थ ऐड कर देता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल 80% ऑफ द स्क्रीन, ओके। अब इसके अलावा हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने कॉलम्स लगाए हुए हैं और उसको पे भी ले जाना है, ओके। दीज आर द कॉलम्स, कॉलम इमेज, इसको मैंने कर देना जी विड्थ 50%। बिल्कुल इसी तरह से भी मैंने कॉलम लगाया और उसको मैं 50% नीचे वाले कॉलम को किया, उसी पैटर्न करते हुए मैंने इसको भी लगा, मैंने उसके अंदर मूव कर दिया, क्योंकि उसका पेरेंट डिफाइन कर दिया मैंने। यार की मेंटेन कर सकता हूँ, नीचे भी चला, लेकिन मैंने उसको रिड्यूस करने के मैं उसके हिसाब से मूव ऑन कर। अब चूँकि जो 50% है उसके हिसाब से आ रही है, इस वाले जो इनर इमेज है अगर मैं उसको 100% एक्सपेंड कर दूँ तो ठीक हो जाएगा। अब मैंने 100% किया था ना, वापस 100% पे कर देता हूँ, तो अब वो पेज हिसाब से यानी कि पेरेंट की विड्थ बनेगी उसके हिसाब से, जैसे सी प्रेडिक्टिकल हमारी बनी थी। और बॉटम एरिया जब हमने बनाया था सेक्शन, और इसके बाद जो इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टेंट, हमारा कॉल कॉन्टेंट, इसको भी मैं मूव ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने पेस्ट ऑन किया, इसको भी सेम उसी पैटर्न पे विड्थ 50%। अब जो टोटल विड्थ है उसकी कंटेन 1160 पिक्सल ने जो टोटल विड्थ आ रही है उसका 50% पे हमें ये वाला कॉलम नजर आ रहा है, डिव जो नजर आ रही है जिसमें टाइटल है, सब टाइटल स्पिनर है, और जो सेकंड कॉलम है हमारा उसमें हमें इमेज नजर आ रहा है। तो इसको अकॉर्डिंगली हम आगे सेट करते हैं। अब फिगर आउट हो गया, मैंने CSS किया तो हमें उसको अकॉर्डिंगली चीज़ों को अलग करके बता रहे हैं आपने अब किस तरह से आप करनी है CSS। इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे जब मैं उसकी वैल्यू
प्ले साउंड जी इंस्पेक्ट करने के बाद, क्योंकि मैं मैक्स 40 को मैंने अचीव करना है, तो मैंने इसको जाके यहाँ से ये ठीक है, इट्स बीन अराउंड 8.5 ठीक है, अलाइन हो गई है, नॉट 8 बट 8.5 रीलोड एग्रीमेंट क्लोज बिल्कुल आपका एग्जीक्यूटिव एक मसला आ रहा है, वो ये इस हिसाब से इसको सेट होना चाहिए। जब डिज़ाइन देखूँ तो क्या किया कि इसको ना इस वाले एरिया को बहुत ज़्यादा मिडल नहीं किया, बल्कि इसको टॉप में मूव ऑन, इसके स्ट्रक्चर मूव ऑन कर सकते हैं, पोजीशन लिफ्ट करके इमेज को माइनस लेके किया और उसको सेट किया, तो इसी तरह से मैं इसको टॉप से माइनस ले जाके सेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिव बनाया हुआ है, डिव में आ रहा है, और इसी को वैल्यू को मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर द फ्रंट एरिया। दिस काफ़ी एक्सप्लोर करके डिटेल में पोजीशन रिलेटिव मैंने टॉप से इसको माइनस में मार्जिन भी दे सकते हैं आप, मैं राइट नाउ पोजीशन के जरिए हैंडल कर रहा हूँ इसको, और ये मैंने कर दिया थी 5 REM सेव एंड रीलोड ठीक है, उसको उसने मूव ऑन किया, इस सारे जैसे मैंने इसे मूव ऑन किया राइट साइड पे, और इस वाले एरिया में टॉप में मूव किया, इसकी रीडेबिलिटी खत्म हो गई थी जब मैंने ये पैटर्न लगाया, उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो गई थी, इसको बहुत ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा नीचे करूँगा एडजस्टमेंट मतलब कोडिंगली सारा मेरा स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज़ और जो नज़र आ रही है, स्क्रॉल नज़र आ रहा है, स्क्रॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी क्विकली, क्योंकि मैंने एलिमेंट के इससे साथ दिया है, अब मैं क्या करूँगा बॉडी जो मेन आर है ये ठीक, इसमें जाके एक हम वैल्यू यूज़ करते हैं कस्टम चीज़ लेते हुए, खासतौर पर इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, वो है ओवरफ्लो एक्स एक्सेस वाइज हिडन रखे, वाई एक्सेस वाइज एक्सपेंड करे, लेकिन एक्स एक्सेस वाइज हिडन रखे। वेबसाइट तो दुबई ऐसी वेबसाइट थी दुबई, चलिए ये एक वेबसाइट, ये जो हम बना रहे हैं वर्टिकली पेज टॉप टू मूव ऑन कर रहा है, ये फ्रॉम लेफ्ट राइट। अच्छा जी ओपन हो रहा है, तो जब तक ये ओपन होता है कुछ प्रोबेबली यू वेबसाइट और ये मैंने सेट कर दिया आपने सिस्टम थ्रो क्लिक पेस्ट ये वेबसाइट है, इसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपका वर्टिकली स्क्रॉल नहीं बल्कि स्क्रॉल कर रहे हैं हम बाय एक्सिस की बजाय एक्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहे हैं ठीक है। एक वर्टिकल स्क्रॉल क्योंकि यूजुअली हम पेजेस जब बना रहे तो हम वो उसी को फॉलो करें, लेकिन ये वाला मैं इस वेबसाइट में जो काम वो है, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, ऐसी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती हैं डिज़ाइन पॉइंट व्यू से, ऐसी वेबसाइट इसको देखिएगा आप स्क्रॉल कीजिएगा, ये स्क्रॉल कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाइज। इस केस में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते जो मैंने अभी की है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ जी ये मैंने देना है और मैंने पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट एंड अलाउ ही नहीं कर रहा मुझे प्लीज़ ठीक है एंटर। चलिए मैंने फोटोशॉप है वो फाइल जब हम बहुत ज़्यादा उसको काम कर रहे होते हैं तो वो उसके बहुत सारे जनरेट कर लेता है, मिरर्स जनरेट कर लेता है रैम पे, क्योंकि फ़ोटोशॉप में जब हम काम करते हैं किसी भी डिज़ाइन के ऊपर तो हमने क्विकली जूम इन जूम आउट, तो वो हर इमेज को सेव कर रहा होता है, रैंडम जो मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है उसके ऊपर वो सेव कर रहा होता है कि किसी भी वक्त जो यूज़र है वो उसको जूम आउट करेगा जूम इन करेगा तो हर इमेज का जो एक अक्स है जो मिरर है वो उसके ऊपर सेव हो रहा होता है, दैट्स वाई स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए आप लोगों के सिस्टम की जो स्पीड है, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो फोटोशॉप में फिग्मा फिर भी कुछ बेहतर होता है, स्पीड उस पर भी स्लो हो जाती है, लेकिन अगेन फिग्मा डिज़ाइन टूल्स और पैरेलल अगर हमने क्रोम ब्राउज़र में काम करना है, पैरेलल अगर हमने उस पर हमने VS कोड ओपन किया हुआ है और कोई वीडियो लगानी पड़ जाती है, वीडियो एडिटिंग का काम आ जाता है, वीडियो एडिटिंग बहुत माइनर बहुत डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का कोई वीडियो एडिटिंग का काम आ जाता है, तो आपके लिए अच्छा सिस्टम होगा जितना क्विकली आप उन चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा जी मैंने लगाया जैसे ही तो मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, वेबसाइट ओपन हो गई है, लेकिन चलने की इजाज़त नहीं दे रहा वो ठीक, तो क्लिक करेंगे, क्लिक करके देख लेते हैं, चलो कभी तो स्क्रॉल हो ही जो रेगुलर डेवलपर्स हैं जो कंपनी मार्केट में जो बना रहे हैं वो फिर इन चीज़ों को कैसे AI टूल से हैंडल करते हैं? किन चीज़ों? ये जैसे अब एक चीज़ कर रहे हैं हम तो दूसरी उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, ये सब कुछ ये काम आप कर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ कि जिसमें ये मैंने ओवरलैप करना है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको हेल्प आउट करेगा। अगेन ये चीज़ें जितना ज़्यादा
इसको एक्सरसाइज करेंगे, डेली रूटीन में लेकर आएंगे, वीकली बेसिस पे आप बैठ के कोडिंग करेंगे, देखेंगे वेबसाइट्स पे कैसा काम हो रहा है। जैसे मैंने एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया, इसे जाके आप देखें, एक्सप्लोर करें कि इसके ऊपर चीज़ें कैसे मैनेज की गई हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से मैनेज किया गया है, उसकी एनिमेशन को कैसे मैनेज किया गया है, उसका जो नेविगेशन है उसको कैसे बनाया गया, वन बाय वन ईच एंड एवरी थिंग, होवर स्टेट, उसका आइकन, उसके ऊपर कलर, एनिमेशंस और बहुत कुछ काम हुआ हुआ है। इसी तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, टेलमेंट की वेबसाइट है, जिसमें मैंने आप लोगों को और कौन सी बताई थी, इस animate.style है, उसको जाके देखें। और देयर आर अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें आपका एनिमेशंस के लिए एक और वेबसाइट है, वो भी हम ओपन कर लेते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। वो है जी एनिमेशंस। हाँ, जैसे हमने आज SPG की भी वेबसाइट देखी ना, ठीक है, एनिमेशन वेबसाइट प्लेटफॉर्म, एनिमेटर, ठीक है। और एक और, हाँ, ये दिस इज द वेबसाइट, ओके, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है एनिमेशन कॉन्सेप्ट के लिए, वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड। आप पैटर्न को देखिए, उसको आगे डिटेल में गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को समझ आने लगी चीज़ें वन बाय वन। ठीक है जी, ये भी पेस्ट ऑन कर दिया मैंने। अच्छा, देखेंगे वर्क फ्लो में जब आप आएंगे, बैठेंगे सुबह 1 घंटे 2 घंटा एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रूटीन्स, तो आपको समझ लगी इस पैटर्न बन रही है, फ्लो चल रहा होता है उनका। ये है जी सॉफ्टवेयर मेरा रेडी। हाँ, मैंने क्या करना है, थोड़ा सा मूव ऑन करना है, और पैटर्न नहीं है इसमें, पैटर्न ऐसे लग सकता हूँ, मैं आया हूँ पैटर्न सेकंड के लिए, मैं उसी पैटर्न को यूज़ कर सकता हूँ। इस पर पैटर्न आ गया है, नहीं आ रहा, अच्छा जी, क्यों ना उसको हम चलते हैं, चलिए ओवरलैप हो रही है, और इस टास्क मैनेजर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लड़की कितनी उसमें रिड्यूस करता हूँ, इसमें करता हूँ यूज़, पैटर्न कितनी कहाँ भी, इसको मैंने करना है तकरीबन 8 पे ले जाना है, इसको 8 ले जाऊँगा तो इसकी जो स्पेसिंग है वो नहीं चल जाएगा, ठीक है, वापस ओके। अब मैंने ये पैटर्न जो मैंने दूसरा वाला लगाया है ना, आइकन्स वाला, वो मैंने लगाना है यहाँ आ रहा है, लेकिन मैं कर लेता हूँ, और मैंने लगाया जी, हाँ यूज़ किया, ओके, मैंने यहाँ करना है कट, उसमें लगाना है कहाँ पे जी, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X, डबल कोट कामा कमेंट किया, मैंने कंटेंट एरिया आ गया और यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है जी, यहाँ मैंने लगा दिया पेस्ट। और जैसे ही मैंने इसे ऐड ऑन किया तो रीलोड हो गई और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंटेंट एरिया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये वाला, सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ब्राउज़र ओपन हुआ है, इसको भी, अच्छा हाँ, नॉट भी चलानी होती है भाई, हमने डेवलपर, ये जो मर्ज टैग है ना आप लोगों का, नॉट भी चल रही होगी सिस्टम पे, नॉट, फोटोशॉप, क्रोम ब्राउज़र और मोंगोडीबी, वन ऑफ द हैवीएस्ट, ये सब सारी चीज़ें चलाएंगे ना आप लोग, फिर सिस्टम बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने कर देना है इन तमाम चीज़, और फिर अगर क्लाइंट मिल जाता है अपर का, तो वो ट्रैकर भी चल रहा होगा आपके सिस्टम पे, उसी से पता चलेगा कि कस्टमर क्लाइंट को कि आप लोग काम क्या कर रहे हैं, और उस बेस पे पैसे बन रहे होंगे आपके। तो सिस्टम जो है ना इंतहाई आगे, यहाँ पर बस 4 GB स्पेस द बेस्ट, रैम द बेस्ट। टास्क इसको मैं क्लोज करना है, सर डेवलपर के लिए मिनिमम रिक्वायर, वन टेराबाइट के लिए मिनिमम सिस्टम कितना होना चाहिए? जो आपकी हार्ड है ना वो चाहिए 1 टेराबाइट की, तो की रैम है वो हो जाए 32 GB हो जाए तो बेस्ट है। अभी उस दिन मैं गया हुआ था वी सेंटर, तो मेरे ख्याल में लॉन्च जो हुआ हुआ है इस वक्त 32 GB आ गया मार्केट में, 32 GB आ गई है स्पीड रैम की। बाकी जो लेटेस्ट चल रही हैं, जो जिस पे 11 चलता है, विंडोज़ 11 जनरेशन 4 जनरेशन आई थिंक में 7 है,
वो जो बेस्ट है। सो जितना ज़्यादा लेटेस्ट सिस्टम होगा उतना क्विकली आप चीज़ों को हैंडल कर लोगे। हाँ, अगर क्लाइंट आ जाता है, Zoom पे आ जाता है, कॉल पे आ जाता है, तो वो सारे काम के बीच में आपने कॉल अटेंड करनी होगी, रिक्वायरमेंट भी लेनी होगी उससे। रैम, हाँ रैम, सर अब i9 आ चुका है मार्केट में। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही यस। सर कल की वीडियो जो थी ना वो यूट्यूब में हाँ, शायद मैं हो रहा दोबारा, है। अच्छा मैं दोबारा करूँगा। होता ये शराज के ना, हमारा जो ये यूट्यूब है ना, वो इस तरह हो रहा होता है, पहले वाली लेक्चर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मैं दोबारा से अपलोड करूँगा, आज मैं बैठ के इधर से भी कर दूंगा, वरना घर जाके कर दूंगा। तो उसमें दोबारा अपलोड होगा ना, वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा, सेम वही वीडियो दोबारा अपलोड हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। ये होता रहता है, चल रहा होता है, यूट्यूब जो है ना वो रिमूव कर रहा होता है उसको। अच्छा जी, ये बेहतर होगा। स्ट्राइक आ जाती कोई, मुझे लगता है उसको कोई वायलेशन हाँ, होती है एक्चुअली यूट्यूब में अपडेट, उनके बंदे बैठे हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ अपडेट करना होता है। देखें जी आज हमें ये काम करके दिखाया तो वो आप कह लें प्रोसेस चला है, वो कि रोटी लगी हुई है, वहाँ पे रोटी लगी हुई है उन लोगों की। सर वैसे यूट्यूब का ना लोग सीख रहे थे, उन्होंने काफी उसको नुकसान पहुंचाया हुआ है। अब उन्होंने ना बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। यस, ऐसे ही सीपीएम है। पर शायद आपको पता हो कि ये वीपीएन वो लगा के ना यूपी की खबर थी अमेरिका की, और यहाँ बैठ के ना बिल्कुल सिकनेस कर दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है यस। अच्छा जी, इमेज मैंने देखना है, ठीक है जी, इमेज जस्ट का ओके, नहीं इमेज नहीं आ रहा, ठीक है, इमेज का लिंक कर लगा दिया, लिंक में नहीं करना है। इमेज आ रहा है, इमेज फोल्डर के अंदर है, और ये है, ठीक है, इमेज नॉट इमेजेस बट img, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी द इमेज। मैंने बात को किया, ठीक है, बात किसी ने अपडेट किया, मैंने बताया जी ये वाला बात आ रहा है। सेव अब ब्राउज डालूंगा और लोग एज सो आ गया, ठीक है, आ गया। उसने सॉलिड कलर विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज, दोनों चीज़ों के साथ ऐड ऑन करके मैंने यहाँ लगा दिया। अपने इसकी सेलेक्ट करनी है रेस्ट ऑफ द पार्ट यूजिंग द CSS BG पैटर्न। तो मैंने कल जो लगाई थी क्लास द कवर एंड यूज कंटेन एंड सेंड, इसके अपडेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, कंटेन कर दिया, रीलोड एंड ठीक। मैं पैराग्राफ आपको को समझ लिया था, मैं करता हूँ एक पैराग्राफ रहने देता हूँ मैं, पर मुझे करना आसान है, इजी है, ये काम बिल्कुल सॉल्व करना कर दीजिए। और पैराग्राफ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन और ये आगे जी पैराग्राफ एंड देन कलर मैंने दे दिस वाइट कलर मैंने किया वाइट 6 मैंने हेक्स वैल्यू दे दी, और जैसे मैंने सेव किया है वो वाइट किया, और यहाँ पे जाके कलर हो गया जी वाइट। आंसर पर मुझे इस वाले टाइटल कर करना है, तो मैंने डिफाइन की हुई है, उसके अंदर जाके कॉल कंटेंट में हियरार्की में भी कलर शुड बी वाइट, सेव किया हमने, ठीक है। ऑन कर लेते हैं यहाँ, इसमें मैंने जेनेरिक इसके अंदर GS बना, ठीक है। इसमें मैंने करना है फैमिली साथी फॉन्ट सेव करना है, हर जगह मुझे मल्टीपल जगहों पे ये वाला फॉन्ट लगाना है, ये वाला यूज़ करना है, तो एक ही जगह साइन कर देता हूँ, इसमें अराउंड 2 वाली 32 पिक्सल, तो उसके हिसाब से ये एक्सपेंड हो जाएगा। रीलोड, ठीक है, इसी तरह से 3REM लेते हैं मज़ीद, सेव कर देना है, ठीक है। टेबल कर देता हूँ नॉर्मल फॉन्ट वेट 400, और हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको मैं 3 पॉइंट की बजाय 4 कर देता हूँ, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट अब मैच कर डिज़ाइन पर जो फॉन्ट है मैंने नेक्स्ट में लिखा है, वो आसान सिंपल। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बी आर का विड्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, तो लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने नेक्स्ट लाइन कॉफी को बी आर का मैंने टैग यूज़ किया, तो उससे क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन में है, ठीक हो गया जी, इट्स बीन डन। एंड अच्छा जी, इसके बाद क्या चीज़ इसको कोई कलर दें, कलर ही देना है, बाकी हमारा बेस बटन रिमूवर हमने बटन प्राइमरी कर लिया था, तो इसमें दे देना। चलते हैं जी, यहाँ पे बटन क्या था वाले BTN सेकेंडरी स्टार्टिंग में डॉट लगाना है क्लास एप्लीकेशन के लिए, बैकग्राउंड कलर और हमारा बैकग्राउंड कलर जी कलर लगाना है, ठीक है। कलर पिक से जाके ले सकता हूँ कलर, और ये क्लिक किया और ये कलर पड़ गया बस 281 सेकेंडरी कलर हैश साइन सेकेंडरी कलर, और इसका कलर है वाइट, इसका टेक्स्ट कलर है वाइट, 6 बिट वैल्यू दी है ऑलरेडी आ गया बटन। क्या करना है जी, जो स्पेस है वो लगा दूँगा क्विकली, हम वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे मैंने जाकर लिखना है जी ओवर, और मैंने प्राइम बटन पे नहीं लगा, सेकंड बटन लगा रहा हूँ, जब मैंने पहले ओवर पे रखना है फॉर दिस बटन, मैंने इसको कर देना है, फिर इसको मैं कर देता हूँ, या आप लोगों को सेकंड से मिल जाएगी, उठाएगा आपको, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे इसको कर देता हूँ। एंड देन जो इसका कलर है वो मैं कर देता हूँ ये वाला सेकंड कलर, ठीक है। वो स्टेट में लेबल कर रहा हूँ 2831 सेव
एंड जब ओवर करेगा इसे यूजर बटन ओवर क्रिएट जिसको मैं रखना चाह रहा हूँ तो इन चीज़ के ऊपर आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान देना। तो ये जब मैंने लास्ट ट्रांजिशन ऐड की थी ओवर सीट के लिए मैंने नेविंग के लिए बनाया था उसी पैटर्न को मैं इधर ही लग रहा हूँ। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी मैं यूज़ की और विद इन CSS ऑल इज इन आउट एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया जी .3 ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया है इससे हम यहाँ कर यूजर तो उसे एनी फिट है वो बहुत बड़ा इसका टाइम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं रोल कर सकते हैं। ठीक है यार जी 1 सेकंड जो कि है 1 सेकंड इक्वल है 1 सेकंड और ये मैं 1 सेकंड से भी नीचे के अंदर प्ले अराउंड कर जी बस ये लगेगा ये बता रहा मैंने किया 1 सेकंड के बीच में यानी 1 सेकंड के अंदर प्ले अराउंड कर रहा हूँ 0 से जो 1 की वैल्यू के दरमियान 0 से 1 के दरमियान प्ले अराउंड कर रहा हूँ पॉइंट। हाँ ये बेहतर लगा ये सबसे जो आप कह रहे हैं तरह से ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाला यूज़ करते हैं 0.5 यहाँ 0.1 भी 0.5 इस तरह से या ज़्यादा थीम यूज़ हो रहा है वो थोड़ा स्लो कर देता है एनिमेशन को देखिए हम इस पर ओवर कर रहे हैं ये बड़ा सा इफेक्ट आ रहा है हम यहाँ पे यूज़ किया था नेविगेशन उसमें नेविगेशन लगा हाँ करते हैं इस तरह से ये लगाने के बाद हम भी अच्छा यहाँ पे मुझे ये वाला जो आ रहा है ओवरलैपिंग का मैं एक्सपीरियंस होता हूँ मैं इससे स्टार्ट करता हूँ यहाँ से फॉर दिस मतलब ये है हमारा क्या कंटेंट एरिया और कंटेंट एरिया में हमने ऐड करनी है इंटरनल पैडिंग फ्रॉम टॉप और ये है जी हमारी टूआरिंग आप लोगों के डिजाइन शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि पैटर्न को डील कर रहा हूँ टू यूज 20 1 फॉर ईच एलिमेंट होता है आप लोगों की कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन और पर डिजाइन जो करना चले पहली कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपने स्ट्रक्चर को हम रेडी कर रहे होते हैं मैक्सिमम कोशिश हमारी होती है लेआउट को स्ट्रक्चर को रेडी कर लें विद इन द HTML फिर हम सेकंड फेज के तौर पे स्टाइल शीट के फोकस कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मैं भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड देने हैं और ये चाहूँगा आप लोग इस चीज़ को भी कैपेबल हो जाएं कि अगर आप लोगों का एग्जाम पे आप लोगों को साइन हो ही गया है और बनाना है आप लोगों के 5 दिन का टाइम स्पेंड आप लोग वेस्ट ना करें खाली HTML की टैग्स पे ना स्टार्ट करें बल्कि साइड बाय साइड आप CS के कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल करते हुए अपने स्ट्रक्चर को बेहतर बनाते जाएं। हम मजे नहीं लेते हैं इसको 5 लेकर तो उससे बेहतर चलें देन ऑल्सो आई यूज अदर कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग पोजिशन एंड सिंटेक्स ग्रेस मुझे यहाँ पे करेगा उसकी जो ओवरलैपिंग हुई है वो मुझे हेल्प करेगा स्ट्रेट गेम में स्टॉप स्पेसिंग ऐड जी के लिए भी यहाँ पे बनाता हूँ तो इससे मैं किया तो मेरा ये कट हो रहा है ना ये भी ठीक हो जब मैंने किया इंडेक्स तो कट हो रहा क्योंकि इसको बस लूट किया जैसे लेकिन मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ जाके अगर मैं इसकी पैडिंग को कम या ज़्यादा या रिमूव करके हो अब वो मसला इंडेक्स के लेयर की कर रहा होता है जैसे फोटोशॉप के अंदर हम लेयर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो ऑन सिमिलर पैटर्न हम इसमें लेयर्स हैंडल करने के लिए इशू को हम जी इंडेक्स पोजीशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एब्सोल्यूट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन रिलेटिव पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन स्टिकी इन तमाम चारों पोजीशंस को हम इंडेक्स के लिए ओवर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट किया तो ये कुछ चीज़ बेहतर हो गया मेरी ओवरऑल ये वॉइस की हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हो गया है इसको कंट्रोल से कहते हैं हम कुछ तो स्ट्रक्चर हमारा ओके हाँ नीचे से स्पेस आ रही है इसको मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ यहाँ कुछ स्पेसिंग है इसमें जाकर जल्दी सी नहीं है मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी यस ये क्लास आ गया और सिंपल आगे मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे इमेज से पहले पैराग्राफ से पहले आ रहा है इमेज डॉट स्टार्ट मैंने और ये मैं देना है मार्जिन यहाँ पर मैं मार्जिन क्योंकि उस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ इनपुट नहीं है तो ब्रेक की बैच केस में मार्जिन इस केस में इसका मैं इससे गैप मैंने ऐड करना इस एलिमेंट ऑफ एलिमेंट से गैप में ऐड और अगर मैं डिजाइन में देखूँ तो मैंने क्या है कि इसको अलग किया है लेफ्ट की बजाय राइट अलाइन किया राइट टेक्स्ट को अलाइन राइट किया तो मैंने इसको लगा दिया लगाया मैंने जब इसमें प्रॉपर्टी देनी है टेक्स्ट राइट टेक्स्ट अलाइन राइट प्रॉपर्टी सेव किया तो क्या कहते हैं एलिमेंट जो है मेरी अपडेट कर देगा एज पर जोड़ देती है अब लेफ्ट टू राइट की जैसे HTML के अंदर हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से लेफ्ट टू राइट आ रहा होता है इस तरह से हमने उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज किया है हम डिजाइन रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए राइट टू लेफ्ट कर दिया है हमें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो हमारा सेक्शन कंप्लीट है ये डन इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम कोशिश करेंगे मजा हमने ठीक आएंगे वो कुछ आप लोगों ने बनाया होगा अपडेट्स होंगी मैंने आज के जो लेक्चर काफ़ी डिटेल्स हो गई कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और ले सकेंगे उसे और अगेन आप इस चीज़ को क्विकली बिल्ड में आगे बना के आइएगा कुछ करिए आज कल और कल का हो जाएगा जी थैंक यू मैंने कोड को करना है मूव और मैंने सिंपल जाके ये तो आप लोगों ने लाजमी यस बेहतरीन चीज़ है सेक्शन आप यहाँ पर लिख रहे हो और सर्वर के ऊपर खुद ब खुद डिप्लॉय होती जा रही चीज़ें इट्स गुड हाईली रिकमेंडेड creation plus
element size. Okay. Is this which me? इसका आपको उस वक्त ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप लोग बैकएंड स्टार्ट करोगे, क्योंकि बैकएंड कोडिंग में जस्ट हम फोकस कर रहे होते हैं एपीआई लिखने पे। एपीआई लिखने के बाद हमें इस लॉजिक कोड सर्वर पे डिप्लॉय के टेस्ट करना होता है। जैसे आप इस कोड में एपीआई वाला काम कंप्लीट करोगे, मोंगोडीबी वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर लोगे, वेरिएबल्स लगा दोगे, तो और हमने सेटिंग की होगी, सारी वर्चुअल वगैरह कनेक्टेड होगा। आपका जैसे ही कमिट आप रियल टाइम उस फीचर को चेक कर सकते हो सर्वर पे। और ये हम सर्वर पे इसलिए लिखे होते हैं, वो चीज़ें हमने इसलिए आउट कर दी है, हमने उसका आउटपुट देखना होता है कि डिप्लॉय होने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा। क्या वो, क्योंकि अब जब जीमेल है आपका जिसके साथ आपने लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है, वो तो लाइव पे ही अवेलेबल है ना, उसकी तो एपीआईज लाइव पे हुक हो रही हैं, लोकली तो नहीं हो रही। तो वो आपको हेल्प और इस तरह से भी हो जाएगी इस चीज़ में कि जब वो ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट स्टेजिंग पे या डेव सर्वर पे या लाइव सर्वर पे होगा, डिप्लॉयमेंट साथ ही साथ आप करते जा रहे होगे, तो वो सिंकिंग भी हो जाएगी, ईजी हो जाएगा काम। तो ये चीज़ आपको उधर भी यकीनन हेल्प करेगी। बाकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई हमारे टैग से कोई लेना देना नहीं है, ये डेली रूटीन का काम है, बेसिक नॉलेज है, ये होनी चाहिए। उससे आप लोगों को आगे आप ही लोगों के काम में आसानी हो रही है। साथ ये प्रोजेक्ट कर दिया जी डिप्लॉय वर्सल है, और ये आ गया प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट है जी लैंडिंग पेज पे हम कर रहे हैं, कॉपी वर्सल डिप्लॉय। हाँ इंडेक्स में बना लें, वो तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी बनाई हुई हैं, दैट्स वाई वो लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट इसलिए भी हेल्प करेगा आप लोगों को। जैसे मैंने जिक्र किया उस दिन, हमारा ना मार्केट में काम रहा है, उसको हम बोलते हैं जी फनल पेजेस, फनल पेज। हाँ वो आपकी बिल्कुल ठीक है। या असल ये काम बहुत हो, इनके ऊपर भी काम तो नहीं है, डेवलपमेंट में आई है। एक मैं ये बात ना इसकी यूआरएल की बात करूँ, मैं बात करूँ तो पेजेस का कॉन्सेप्ट, फनल पेजेस भी आप लोगों को आइडिया चाहिए। इसलिए मैंने डिज़ाइन आप लोग हैं हर स्टूडेंट को मैक्सिमम उसके अंदर सेक्शन फल के पेज में काफ़ी डिटेल व्यू में ना चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि उसका पहला इंप्रेशन होता है, तो उसके ऊपर कस्टमर के ऊपर पहला इंप्रेशन होता है उस प्रोडक्ट के हवाले से। जैसे कि जीमेल वो मैं उस वेल को बताता, ठीक है आप उसे मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी और खातर मैं हम सोशल स्पैम, तो ये एक वेबसाइट है जी, ये ठीक है, आर क्यू रेस्क्यू, ये जी वेबसाइट प्रोबेबली दिस इज वेबसाइट, सर्च कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज द पेज, ठीक है, होपफुली दिस इज द पेज। अब पेज फर्स्ट पेज जो है लैंडिंग पेज है, फर्स्ट पेज पहले भी एक और पेज मेरे शायद उसका ठीक होगा, यहीं कहीं होगा शायद ये वो उन्हें और ज़्यादा बनाया, बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक लंबा जब उसको कहते हैं फन पेजेस, फन पेज, लैंड पेजेस। ये भी कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहा होता है कस्टमर को एंगेज करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल फेच करके और इसको होम पेज पे करवा देते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट पे होम पेज होता है, इंडेक्स पेज होता है, प्रोसेसिंग पेज होता है, प्रोडक्ट पेज, कई पेज जो भी इस हवाले से प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, एक तरह का हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, यस हेल्थ रिलेटेड, तो उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसी तरह से जो
जो भी डिटेल्स में मेंशन की जाएगी पेज में या लैंडिंग पेजेस में या प्रमोशनल बेसिस पे जो पेजेस चलाए जाते हैं, और वो तमाम फिर स्पेसिफिक ट्रैफिक को रिडायरेक्ट किया जाएगा होम पेज के। ये भी आप कह लो इस तरह से एक जब आप फनल के लिए फनल पेजेस के लिए गो लेवल हो गया, वेब हो गया, गो लेवल, वेब फ्लो, अपसॉर्ट, वेब फ्लो भी बहुत इन है, वेब फ्लो फ्रेमवर्क। तो ये इसी तरह से एक जो बटन है से आप सब चेक कर सकते हैं जो इस प्लेटफॉर्म यूज़ करे हैं वेबसाइट्स। वेब फ्लो बहुत डेटा फिर और वेब फ्लो भी है, मतलब आप इस तरह के फीचर्स बहुत एडवांस नहीं है, आप यूज करते हैं एडवांस करते हैं, लेकिन वो है क्वालिटी है उसमें आपको चीज़, लेकिन ये भी काफ़ी एक मार्केट में ऐसा बंद नहीं है ये पहले अगर आप ये काम सीख लेते हैं यूजिंग द यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन बेस्ड। अगर कोई क्लाइंट मिल गया है और आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है अपनी गो हाई लेवल बेस्ड वेबसाइट का, और आपके पास बुनियादी स्किल सेट है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, उसका काम करना शुरू कर देते हैं, पेज बनाना शुरू कर देते हैं, सारे चीज़ विद इन दिस प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। आने की डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ काम करके पूरे पेज बन सकते हैं। तो अगर आप वो सीख लेते हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर सकते हो स्पेसिफिकली गो हाई लेवल। वो आपको एक वो स्किल सेट आपकी पोर्टफोलियो में जाओगा, वेब पर आप जब साइन अप करोगे जिनसे काम करोगे बड़ी तरह इंटरफेस है उसमें जाओगे, उसको बनाओ, क्लिक करोगे पेजेस, आइडियल लैंडिंग पेजेस, फनल पेजेस या होम पेजेस, जो भी काफी सारे प्री टेम्पलेट मिल जाएगी और वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पर्सनल आपको अलाउ करता है स्टेजिंग पे मिल जाता है, जैसे ही आप पब्लिश करोगे अपनी वेबसाइट वो आपको अलाउ कर देगा कि यार आप इसको शेयर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आपका एक स्टेजिंग यूआरएल वो आप ही का, यानी कि स्पेसिफिकली आपकी आईडी के अगेंस्ट होगा, तो वो जब तक आप उसको करोगे पब्लिश रखोगे बहुत शायद फ्री वैसे नहीं हो सकता, ऐसे आप ना एक स्किल आप उसके सेंड कर देगा फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेब फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं जो एक आपको अलाउ करें कस्टम डोमेन लगाने के लिए। ऑब्वियसली आपको परचेज करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को, कस्टम डोमेन आप तक नहीं लगा सकते जब तक आपने इस प्लेटफॉर्म के पेड वाले उस पे प्लान पे नहीं आते, पेड प्लान पे नहीं आते। लेकिन तक ये आप भी स्टेजिंग सर्वर जैसे हमने इसका बनाया स्टेजिंग सर्वर वर्सल पे जाके हमारे प्रोजेक्ट है वर्सल पे हम ताकि हमारे पास आ गया जी वर्सल, और उसने मुझे एक आदत प्रोवाइड कर दिया ये वाला इश्यूज के तो ये कस्टम यूआरएल है और उसने स्पेसिफाई किया हुआ एज पर माय प्रोजेक्ट। इसी तरह से आप फ्रेम में वेब फ्लो में कर जब आप बनाओगे फाइनली पब्लिश बटन क्लिक करोगे, एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, पब्लिश बटन क्लिक करोगे, प्री टेम्पलेट ले लो, पब्लिश बटन में क्लिक कर दो, तो वो एक आपके असाइन हो जाएगा कि यार ये वाली जो आईडी है ना, और फिर जो पेरेंट डोमेन आ रही होगी वो जैसे इसमें वर्सल आ रही है उसमें आ रही होगी फ्रेमवर्क की, और वेब फ्लो की इसमें वेब फ्लो की आ रही होगी, और बाकी सब जो भी पेजेस बनाओगे उस पर वन बाय वन अकॉर्डिंगली वो बनते चले। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। चलिए मैंने हाँ उसमें भी आप उसको बोलते हैं ब्लॉग स्पॉट है, आप उस कर सकते हो आप। हाँ वो भी जैसी हो, वो तो और भी आसान है, जस्ट आपसे पहले एक टेम्पलेट उसमें से लेनी है। आई थिंक यहाँ है व्यू ये होता है, लोड होता है, आई थिंक मेरा ख्याल यहाँ पे वो ये आ रहा है जी। हाँ वो आपका एक ब्लॉग इन्होंने ये आप यूज़ कर सकते हो, इनकी वेबसाइट भी आई है, इन्होंने गूगल की वेबसाइट नाम पे ये कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं जी गूगल साइट्स के नाम से, गूगल साइट्स वहाँ पर इंटरनेट अपनी भी लोड कर सकते हैं, देखिए लोड कर सकते हो गूगल साइट्स हमसे पब्लिश यस ये देख रहे हैं आगे साइट्स को फ्री वेबसाइट हाउ टू यूज लॉगिन वगैरह आप कहेंगे आपको जितनी ज़्यादा प्रेजेंस होगी आपको उतना ज़्यादा कोई खेल मिलेगी इंटरनेट से। आप क्योंकि अपना लॉन्च करा रहे हैं, आप डिस्काउंट चला रहे हो, आप पोर्टली में आके और जो भी आप कर सकते हो, मिल जाएंगी इसमें।